को मिल जाती है, उन टाइप को लिया हुआ है कि कौन सी टाइप पूछी जाती है। देन उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। टाइप मैं आपको बता दूंगा और इतना मैं भरोसा आज की वीडियो के अंदर आपको देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद निकालोगे। अगर आपको बिल्कुल मैथ्स भी नहीं आती ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग आंसर खुद निकालोगे, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए पहले मैं आपकी टाइप शुरू कराता हूँ। जो पहली टाइप होती है उसमें आपने देखा होगा आपके पूछे जाते हैं एक्जियम और आपके कंजेक्चर वगैरह क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं करता हूँ एक एक करके अब डिस्कशन। ठीक, देखिए शुरुआत करता हूँ एक्जियम से। क्या होते हैं एक्जियम? कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। जैसे अगर हम बोल दे 2 + 2 कितने होते हैं? 4, तो हमने बोल दिया, हम सभी को पता है 2 + 2 4 होते हैं। क्या वाकई में 4 होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इस स्टेटमेंट को सच मान लिया बिना किसी प्रूफ के, तो ये होता है आपका एक्जियम होता है। अब जैसे एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पर मेरा एरिया है, वहां पर सभी लोग आपकी ही यूट्यूब वीडियो देखते हैं। ठीक है, आपके ही यूट्यूब वीडियो देखते हैं। मैंने उसकी बात को सच मान लिया, उसकी स्टेटमेंट को क्या मान लिया? सच मान लिया बिना किसी प्रूफ के। अब मैं उसके वहां पर गांव में देखने थोड़ी जाऊंगा कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है। तो ये होता है आपका एक्जियम, कि जब किसी स्टेटमेंट को सच मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। ठीक, सेकंड नंबर पर होता है आपका कंजेक्चर। अब देखिए कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर होता है, इसमें आपने देखा होगा आपके पूछे जाते हैं एक्जियम और आपके कंजेक्चर वगैरह क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं करता हूं एक एक करके अब डिस्कशन। ठीक, देखिए शुरुआत करता हूं एक्जियम से। क्या होते हैं एक्जियम? कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। जैसे अगर हम बोल दे 2 + 2 कितने होते हैं? 4, तो हमने बोल दिया, हम सभी को पता है 2 + 2 4 होते हैं। क्या वाकई में 4 होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इस स्टेटमेंट को सच मान लिया बिना किसी प्रूफ के, तो ये होता है आपका एक्जियम होता है। अब जैसे एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पर मेरा एरिया है, वहां पर सभी लोग आपकी ही यूट्यूब वीडियो देखते हैं। ठीक है, आपके ही यूट्यूब वीडियो देखते हैं। मैंने उसकी बात को सच मान लिया, उसकी स्टेटमेंट को क्या मान लिया? सच मान लिया बिना किसी प्रूफ के। अब मैं उसके वहां पर गांव में देखने थोड़ी जाऊंगा कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है। तो ये होता है आपका एक्जियम, कि जब किसी स्टेटमेंट को सच मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। ठीक, सेकंड नंबर पर होता है आपका कंजेक्चर। अब देखिए कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर होता है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। अब देखो मुझे सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत होगी, तो जैसे उस लड़की ने कहा सर आपकी ही वीडियो सब देखते हैं मेरे गांव में, तो मैं उस गांव में जाऊंगा, वहां जो जो वीडियो देखता है उनसे पूछूंगा भाई तू मेरी देखता है वीडियो या किसी और की भी देखता है। ठीक है, तो किसी ऐसी स्टेटमेंट को सच साबित करने के लिए जब प्रूफ की जरूरत होती है वो होता है आपका कंजेक्चर होता है। देखिए कंजेक्चर सही भी हो सकता है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, और कंजेक्चर गलत भी हो सकते हैं। भाई जब मैं उसके गांव में जाकर देखूंगा कि भाई मेरी वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे, तो उस लड़की की बात सही भी हो सकती है कि सब मेरी वीडियो देखते हो, और उसकी बात गलत भी हो सकती है, क्या पता कोई भी ना देखता हो, दोनों ही तरीके से हो सकता है ना। तो ये होता है आपका कंजेक्चर। ठीक, देन उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है आपका थ्योरम। थ्योरम क्या होती है? जब कंजेक्चर को साबित कर दिया जाता है तो वह थ्योरम कहलाता है। ठीक है, जो कंजेक्चर होता है मैंने आपको बताया, जब इसको साबित कर दिया जाता है तो आपका थ्योरम कहलाता है। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है। देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दे दिया, आंसर आप लोग अब खुद दोगे। कि यहाँ पर हमको स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या स्टेटमेंट है? कि जो एक्जियम होते हैं, ठीक है, या अभिग्रहित जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो क्या होते हैं? विशेष प्रमेय होता है। पहला तो ऑप्शन ये। दूसरा इसके अंदर है जो ये वाला गलत आ गया, एक सेकंड रुकिए आप लोग, एक सेकंड बस, मुझे एक सेकंड दीजिए। ये आंसर वाली आ गई है शायद, नहीं आंसर वाली नहीं आई। ठीक है, ये गलती से पहले आंसर पर इसका लग गया सही, ये टाइपिंग वाले की वजह से कुछ गलती हो गई होगी। देखिए जो एक्जियम होती है वो प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। 1 नंबर मेरी तरफ से आप लोग ले लो। ठीक है, एक्जियम क्या होते हैं? प्रस्ताव होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है। मैंने कहा ना एक्जियम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको बिना किसी प्रूफ के सच मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने सच मान लिया कि भाई मेरी वीडियो सब लोग देखते होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पहला ही आपका सही हो जाएगा। एक्जियम स्पेशल थ्योरम होती है? बिल्कुल नहीं। एक्जियम डेफिनेशन होती है? बिल्कुल नहीं। एक्जियम क्या होती है? व्हेन प्रूव्ड बिकम थ्योरम्स, वो एक्जियम होती है? नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? एक्जियम को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है? नहीं, कंजेक्चर को सिद्ध करने पर बन जाता है। किसको? कंजेक्चर को सिद्ध करने पर वो क्या बन जाता है? थ्योरम बन जाता है। तो देखिए ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। मैंने आपको एक्जियम बताया, मैंने आपको कंजेक्चर बताया, और मैंने आपको थ्योरम बता दिया। इससे आपका क्वेश्चन निकल कर आ गया, और टाइपिंग वाले ने ये आंसर आप लोगों के लिए सही लगाया हुआ है, तो आपके लिए 1 नंबर बोनस का मिलेगा।
तो आप लोग फ्रेंड समझ गए एक्सियम क्या होता है, कंजेक्चर क्या होता है और थ्योरम क्या होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी टाइप को। दूसरी टाइप क्या दी हुई है? दूसरी टाइप में आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के बारे में, और सिमेट्री लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है सिमेट्री। अब मैं बात बताता हूँ आपको सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होता है? जब किसी चीज को या किसी वस्तु को सेम बराबर भाग में काटते हैं तो उसको कहा जाता है सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी सिमेट्री होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी वर्ड लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्स, एक मैंने वर्ड लिख दिया एक्स, तो इसको सेम बराबर भागों में जो काटेगी ये लाइन, ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी सिमेट्री लाइन। ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी सिमेट्री लाइन। तो देखिए एक्स को काट दिया मैंने बीच में से, इस तरह से भी मैं एक्स को काट सकता हूँ। तो मैंने क्या काम करा? किसी वस्तु को या किसी चीज को सेम बराबर भागों में मैंने काट दिया, ये होती है सममिति, जिसको सिमेट्री कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में देखे क्वेश्चन पूछा गया था सिमेट्री से संबंधित कि सिमेट्री का यूज किस पर होता है? तो सिमेट्री का यूज होता है डॉट पेपर पर, सिमेट्री का यूज होता है। आप कहोगे सर डॉट पेपर क्या होता है? तो देखिए डॉट पेपर के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो डॉट पेपर के ऊपर क्या काम करते हैं हम? जो ज्योमेट्रिकल चीज होती है उनको समझते हैं। जैसे हम बच्चों को मान लीजिए हमें रेक्टेंगल समझाना है, तो देखिए डॉट पेपर के ऊपर हम इस तरीके से कहेंगे कि बेटा इस तरीके से रेक्टेंगल बनाओ, तो बच्चे ने रेक्टेंगल बना दिया। हमको उसको स्क्वायर समझाना है, तो स्क्वायर हम इस तरीके से बनाएंगे कि बेटा देखो ये आपका स्क्वायर बन गया। ठीक, ये आपकी क्या होती है? जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट होते हैं उनको सिखाने के लिए डॉट पेपर का यूज होता है। इसके साथ आप लोग इस पर अल्फाबेट भी सिखा सकते हो। मान लीजिए किसी बच्चे को ए बनाना सिखाना है तो ए इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बी बनाना है तो बी भी बन सकता है। तो आप लोग समझ गए डॉट पेपर का यूज किस लिए होता है। तो जो सिमेट्री का भी जो यूज होगा ना वो डॉट पेपर पर ही यूज हो सकता है, वरना सिमेट्री का यूज और किसी के ऊपर नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे x, तो मैंने लिख दिया x, ये मैंने इसके ऊपर x बना दिया, तो ये मैंने काट दिया बीच से, इधर से भी काट दिया, तो ये क्या हो गई? ये हमारी सिमेट्री होगी, सममिति होगी, जो किसी वस्तु को सेम दो बराबर भागों में काटती है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल, तो इसको बीच में से काट देगी, ये होगी सिमेट्री हो गई। आप लोग समझ गए सिमेट्री के बारे में। और सिमेट्री का यूज सिर्फ डॉट पेपर पर ही होता है, जो आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती है। उसके अलावा जो सिमेट्री होती है वो ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी चीज होती है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे जस्ट मैंने आपको अभी बताया, जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर स्क्वायर बना देता हूँ या रेक्टेंगल कुछ भी बना लो, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में काट देते हैं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अंदर काट दिया। जैसे मैंने एक्स बनाया था, तो देखिए एक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल से भी कट गया और वर्टिकल भी कट गया, दोनों में कट गया। तो ये होती है आपकी सिमेट्री होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझिए सिमेट्री के बारे में जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो होता है, जो सिमेट्री होती है वो प्रोपोर्शनल एनालिसिस, प्रोपोर्शनल रीजनिंग को एनकरेज करती है, इसको बढ़ावा देती है। आप कहोगे सर ये प्रोपोर्शनल रीजनिंग या अनुपातिक विवेचना होती क्या है? देखिए जब आप लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ोगे तो वहां पर आपको अनुपातिक विवेचना के बारे में क्या चीजें दी होगी। हाँ जी, मैं देख लिया आपका। ठीक है जी, इसको समझिए पहले एक बार थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपके कमेंट पर ध्यान दूंगा। देखिए मैं बात करता हूँ अनुपातिक विवेचना के ऊपर, बात करता हूँ कि अनुपातिक विवेचना क्या होती है। जी देखिए अब इसको ध्यान से देखना, आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हो उसके अंदर, कमेंट बॉक्स के ऊपर बाद में ध्यान देंगे। पहले अनुपातिक विवेचना हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो जो फिगर होती है, जो दो आकृतियां होती है, उनको देखकर पता तो लगा लेता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन ये पता नहीं लगा पाता कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। मान लीजिए बच्चे को दो फिगर दी, इस तरीके से कई फिगर दे दी बच्चे को, ये मैंने कुछ भी दे दी, मतलब ठीक है इस तरीके से दे दी। अगर हम बच्चे से पूछने लग जाए सबसे बड़ी कौन सी है, बच्चा कहेगा सर ये वाली सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है, सर ये वाली सबसे छोटी है। तो बच्चा इतना तो आंसर दे देगा, लेकिन अगर हम पूछे कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी कितनी है, तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यही होती है आपकी अनुपातिक विवेचना होती है। ठीक है, बता देगा बड़ा छोटा बता देगा, लेकिन कितना है उसको नहीं बता पाता। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखिए आपकी सिमेट्री और आपके रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग नजर डालिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास 4th में सममिति और परावर्तन यानी सिमेट्री और रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बड़ा महत्वपूर्ण आपका। सिमेट्री और रिफ्लेक्शन यानी जो प्रतिचित्रण होता है, ठीक है, जो परावर्तन होता है, प्रतिचित्रण होता है, जो हमारी परछाई होती है, वो रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेसिकली साइंस में यूज होता है लेकिन मैथ्स में भी होता है। तो इनकी कंसेप्ट की वृद्धि के लिए कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगी? तो किसकी होगी? मोतियों की माला। क्या मोतियों की माला पर बन सकते हैं? नहीं। किस पर बन सकते हैं? डॉट पेपर के ऊपर बन सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये चीज। ठीक है, जब अब मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया, ये डॉट पेपर, इस पर इस तरीके से डॉट बने होते हैं, ये बने होते हैं डॉट,
इस पर आप लोग कुछ भी फिगर बना सकते हो। आप लोगों ने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, आप लोगों ने रेक्टेंगल बना दिया, कुछ भी बना सकते हो। तो सिर्फ डॉट पेपर पर इसका यूज किया जा सकता है, आपके सिमेट्री और आपके रिफ्लेक्शन का। उसके अलावा एक चीज आप लोग और देखिए, जो आपके जो सिमेट्री और जो रिफ्लेक्शन होता है, जो आपके ध्यान से देखना भी इस बात को, जो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों ही आनुपातिक विवेचना को बढ़ाते हैं। सिमेट्री भी और रिफ्लेक्शन भी दोनों ही बढ़ाते हैं। उसके अलावा स्थानिक चिंतन को भी ये बढ़ाते हैं, ठीक है, स्थानिक चिंतन को भी ये बढ़ाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में रिफ्लेक्शन से संबंधित ये क्वेश्चन और पूछा गया था। कुछ बच्चे कहेंगे ये तो साइंस का पार्ट है, तो मैथ्स में क्या यूज? नहीं, जो रिफ्लेक्शन भी होता है ना, ये भी जो मैथ्स का जो करिकुलम होता है, जो मैथ्स का जो करिकुलम होता है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होता है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक, एग्जाम में ये चीज पूछी गई थी तो मैंने आपको बता दी। आई होप फ्रेंड्स आप इस चीज को समझोगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। सिमेट्री मैंने बता दिया, सिमेट्री लाइन आपको बता दी और रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप आपको क्या दी हुई है? अगली टाइप आपको दी हुई है, आपने देखा होगा आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाफ वाले, 1/3 वाले, 1/4 वाले, इनसे जुड़े कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बेसिकली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पमेला लीबेक थ्योरी के नाम से, ठीक है, पमेला लीबेक थ्योरी। बेसिकली ब्रिटेन की रहने वाली मैथमेटिशियन थी, कहा कि ब्रिटेन की रहने वाली थी, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था ELSP थ्योरी। इस ELSP थ्योरी से आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन सभी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ELSP थ्योरी के बारे में क्या क्या इन्होंने लीबेक ने दिया था। तो ELSP के अंदर इन्होंने जो E होता है इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। कि जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर होगा, तो टीचर को कोई चीज बच्चे को स्कूल के अंदर क्लास में पढ़ानी है, तो सबसे पहले क्या काम करो, उसको एक्सपीरियंस करो मूर्त चीजों के साथ। मतलब एक्सपीरियंस, पहले बच्चों को मूर्त चीजें दिखाओ, ठीक है, कॉन्क्रीट चीजें उसको दिखाओ, मूर्त चीजें यानी कॉन्क्रीट चीजें बच्चों को दिखाओ। तो बच्चे का एक्सपीरियंस करो कॉन्क्रीट चीजों के साथ कि बेटा आज हम तुमको प्लस के बारे में बताना है, तो क्या काम करो, पेन ले लो, पेन, एक पेन आपने ले लिया, दूसरे हाथ में दूसरा पेन ले लिया, तो मूर्त चीज होगी, पहला काम कर दिया आपने। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है एल्फो लैंग्वेज, कि मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज करो जिससे बच्चा उसको समझ सके कि बेटा देखो एक पेन ये हो गया, एक पेन ये हो गया, और एक पेन को अगर हम मिला देंगे तो 2 पेन हो जाते हैं। इस तरीके से बड़ी इजी लैंग्वेज आपको बोलनी है, या फिर आप लोग कह सकते हो मदर टंग का यूज भी आप लोग कर सकते हो। ठीक, अब देखिए आपने उसको समझा दिया, समझाने के बाद तीसरे नंबर पर आप लोग पिक्चर का यूज करो, जो पेन से जो जोड़ने वाली चीजें होती है उनकी पिक्चर का यूज करो। और 4th नंबर पर जो आप लोग पढ़ा रहे हो, जैसे एडिशन पढ़ा रहे हो, जोड़ पढ़ा रहे हो, तो एडिशन का सिंबल आप लोग उस बच्चे को दिखाओ, ठीक है, या चाहे आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दो। तो आप लोग समझ गए, जो पमेला लीबेक थ्योरी है उसके अंदर जो आपकी ELSP थ्योरी दी थी उसके अंदर आप लोगों को बता दिया पहले बच्चों को कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से उसको बताओ, एक्सपीरियंस दो। देन उसके बाद ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो जिसमें बच्चा सीख सके, तीसरे पर उसको पिक्चर दिखाओ और 4th पर उसको सिंबल के थ्रू बताओ। ठीक, अब देखिए ये वही चीज आपको लिखी हुई है कि सबसे पहले बच्चों को कॉन्क्रीट चीजें दिखाई, फिर उसके बारे में बताया, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करा यानी कि उसको पिक्चर दिखाई, और चौथे नंबर पर उसको सिंबल यानी साइन बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इसको आप लोग देखना, आप लोग इसका आंसर खुद निकाल दोगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास 3rd के स्टूडेंट को आधे की संकल्पना किसकी, हाफ की, कभी हाफ आ जाता है, 1/3 आ जाता है, 1/4 आ जाता है, तो आधे की संकल्पना का इंट्रोडक्शन देने के लिए एक टीचर ने निम्नलिखित एक्टिविटीज की योजना बनाता है। अब क्या योजना बनाई थी, कौन सी थी, जो मैंने आपको बताई थ्योरी का नाम जिसका, उसका था आपका EL, आगे बताओ EL के बाद बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, कभी भूल गए अभी तक ELPS, ठीक है, ELPS। सबसे पहले बच्चे को क्या काम करो, एक्सपीरियंस दो, लेकिन हमें ऑप्शन पढ़ना है। चित्र दिखाता है टीचर जिसमें आदत प्रदर्शित हो, चित्र दिखाता है यानी पिक्चर, तो पिक्चर तो है तीसरे नंबर पर है, इसका आगे लिख दो 3rd नंबर। ठीक, आधे का चिन्ह दिखाता है यानी सिंबल दिखाता है, तो सिंबल चौथे नंबर पर है, इसको लिख दो 4th। बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है यानी कॉन्क्रीट चीज दिखाता है, ये तो पहली चीज थी कॉन्क्रीट चीजें दिखानी, ठीक है, तो इसको कर दो 1st। और 4th बचा है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना है यानी लैंग्वेज का यूज करना है, तो ये दूसरे नंबर पर थी। तो देखिए टीचर को क्या काम करना है,
कैसी प्लानिंग करनी है अगर बच्चे को उसको हाफ का कंसेप्ट समझाना है? पहले उसको कॉन्क्रीट चीजें दिखाओ एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो बच्चा उनको जानता है। दूसरी बात, लैंग्वेज का यूज करो जिससे उसको समझ सकता है। फिर उसको पिक्चर दिखाओ और फोर्थ पर उसको हाफ का, 1/3 का, 1/4 का जो भी पूछे उसका सिंबल आप लोग उसको दिखा दो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? पहले पर है सी, दूसरे पर है डी, तीसरे पर आपका ए और चौथे पर आपका बी, यानी 4, सी डी ए बी। सी डी का आ गया आपका दूसरा आंसर, आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए ELSP थ्योरी को। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक टाइप आती है आपके मेजरमेंट से संबंधित। मेजरमेंट के संबंधित क्या आती है? एक तो आपके न्यूमेरिकल में आना ही आना क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में आएगा। मैंने कहा उसके लिए मैंने 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं एक अलग से मैराथन क्लास में ले दूंगा, उसमें आपके न्यूमेरिकल जो इंपोर्टेंट है वो कवर करा दूंगा। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पेडागोजी में भी पूछा जाता है, जो आपके मेजरमेंट से रिलेटेड होता है। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर आपका मेजरमेंट, आपके सिलेबस में भी गिवन है। ठीक है, अब देखिए मेजरमेंट से संबंधित क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राइमरी लेवल पर लंबाई को मापना, किसको नापना? लेंथ का मेजर करना है। ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कैसे रहेगा? एज ए टीचर आपको बच्चों को लंबाई के बारे में बताना है, तो आप लोगों को तो कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा? अब देखिए, सबसे पहले क्या काम करना है? अगर मैं बात करूं, सीधे ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। पहला काम करना चाहिए आपको, कंपैरिजन करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? कंपैरिजन। मान लीजिए 2 पेन मैंने ले दिए, ये 2 पेन मैंने बच्चों को दिखाए कि बेटा ये 2 पेन है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो पहला काम क्या किया? मैंने कंपैरिजन करा। देखना, अब मैं लंबाई को मेजर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या काम करा? पहला कंपैरिजन करा दोनों के अंदर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कंपैरिजन करने के बाद मैं नॉन स्टैंडर्ड मेजर का यूज करूंगा। नॉन स्टैंडर्ड मेजर जैसे कैसे? मैं अपने हाथ से इनको नाप कर बताऊंगा। किससे? अपने हाथ से नाप कर बताऊंगा कि देखो बेटा मेरे हाथ के अकॉर्डिंग इनकी जो लेंथ है वो इतनी बन रही है। नॉन स्टैंडर्ड मेजर का यूज करने के बाद फिर मैं स्टैंडर्ड मेजर्स का यूज करूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर्स के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए मैं स्केल का यूज करूंगा। ठीक है, किसका करूंगा? स्केल का यूज करूंगा, जिसमें मुझे एक्चुअल पता लग जाएगा कि जो लेंथ है वो एक्चुअल में कितनी है। और इसको करने के बाद सीधा क्या हो जाएगा? डेवलपिंग स्टैंडर्ड यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डेवलप हो जाएगी, यानी मान लीजिए मीटर हो गया, सेंटीमीटर होगा, ये डेवलप हो जाएगी। अब देखिए कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था आपका मापन यानी मेजरमेंट। अगर आपको बच्चे को मेजरमेंट के बारे में कुछ चीज बतानी है तो सबसे पहले आप लोग कंपैरिजन करिए। जैसे 2 पेन के अंदर कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करने के बाद नॉन स्टैंडर्ड चीजों का यूज आप लोग करिए। अपने हाथ का यूज कर सकते हो या कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिससे आप कर सकते हो। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड मेजर का यूज करिए, स्केल का यूज कर दिया जैसे, और बाद में आपकी स्टैंडर्ड यूनिट निकल कर आ जाएगी जो भी लेंथ से संबंधित आपकी होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए मेजरमेंट करने का तरीका आपको कैसा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगली टाइप आप आ गई आपकी जीन प्याजे साहब की। अब क्या होगा सर जीन प्याजे तो सीडीपी के अंदर आता है, आपने करा भी दिया था मैराथन वाली क्लास में। जीन प्याजे साहब सीडीपी के साथ साथ आपके मैथ्स में भी आते हैं। ठीक है, इसलिए इतने महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों ने सीडीपी क्लास नहीं देखी है याद से देख लेना, 5 घंटे की मेरी मेहनत है, पूरी कवर कराई हुई है मैंने। ठीक है, सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, कोई भी आपको मैराथन क्लास देखनी, सीटेट सीडीपी मैराथन क्लास, लेकिन साथ में मेरा नाम लिखते जरूर जाया करो। ठीक है, तभी आपको मिलेगी, सचिन लिख दिया करो। अब देखिए जीन प्याजे साहब का जो मैथ्स में जो जिक्र आता है, तो इन्होंने मैथ्स के रिगार्डिंग क्या क्या बात कही है उनके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करता हूं। आगे देखते हैं। जीन प्याजे ने कहा था, इन्होंने बेसिकली कंजर्वेशन के बारे में बताया था। तो प्याजे साहब ने कहा था देखिए कंजर्वेशन से संबंधित कि बच्चा सबसे पहले नंबर का कंजर्वेशन करता है। किसका कंजर्वेशन करता है? नंबर का। जैसा मान लीजिए 1 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग पहले हम लोग स्कूल के अंदर काउंटिंग सीखी थी, तो इनका कंजर्वेशन करता है। नंबर के बाद बच्चा दूसरे नंबर पर लेंथ यानी लंबाई का कंजर्वेशन करता है। लेंथ के बाद फिर बच्चा वेट का कंजर्वेशन करता है, एंड में वो क्या काम करता है? वॉल्यूम का कंजर्वेशन करता है। ठीक है, तो क्या निकल कर आया? NLW जीन प्याजे के अकॉर्डिंग पहले नंबर का करेगा, फिर लेंथ का करेगा, फिर वेट का करेगा, फिर वॉल्यूम का करेगा। आप लोग यहां तक समझे? अब देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया। वीडियो के जस्ट शुरुआत में मैंने आपको प्रोपोर्शनल रीजनिंग बता दी थी। ठीक है, इसको देख लेना जो बच्चे अभी जुड़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्याजे के अकॉर्डिंग माप यानी मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण यानी कंजर्वेशन की योग्यता के विषय में सही स्टेटमेंट को पहचानिए। देखिए पहचानते हैं, इसका सीधा सा लिख देते हैं, वही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, यहां लिख दो NLW
NLW इसके अकॉर्डिंग करना है कि बच्चा पहले नंबर सीखता है, नंबर का कंजर्वेशन करता है, फिर लेंथ का करता है, फिर वेट का करता है और फिर वॉल्यूम का करता है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ता है कि लंबाई में संरक्षण की समझ, ठीक है, संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, बिल्कुल गलत। लंबाई में संरक्षण की समझ, ठीक है, संख्याओं के संरक्षण के पहले आती है, संख्याओं की पहले आती है, देन उसके बाद में आती है, ठीक है। भार यानी जो वेट होता है, तो वेट की समझ आयतन के बाद आती है, वेट की समझ आयतन से पहले आती है, वॉल्यूम से पहले आती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं। नहीं, दूसरा ऑप्शन देखना, वेट के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आते हैं, बिल्कुल सही, वेट की तो पहले आ जाती है ना, और उसके बाद वॉल्यूम क्या आती है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो आप लोगों ने देखा जीन पियाजे के NLW के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दे सकते हो। पहले बच्चा नंबर का कंजर्वेशन करता है, फिर लेंथ का, फिर वेट का, फिर वॉल्यूम का, तो दूसरा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, देखिए जीन पियाजे साहब फिर से आ गए, इसको तो आप लोग बिल्कुल सही कर दोगे, ये तो आपके CDP से जुड़ा हुआ आ गया, ठीक। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो टाइपिंग वाले ने मेरा नाम लिख दिया सचिन। सचिन क्लास 5th में पढ़ता है, ठीक है भाई। आगे वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों, जो ट्रायंगल होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी के कैटेगराइज करता है, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल में 3 एंगल का योग 180 डिग्री होता है। इसके एब्स्ट्रैक्ट जो प्रमाण होता है, अमूर्त प्रमाण होता है, उसको समझने में उसे कठिनाई होती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो सचिन है वो किस स्टेज पर है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल या फिर सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, बताओ। इसका तो आंसर आप लोग खुद बता सकते हो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली सेंसरी बताई थी, फिर प्री ऑपरेशनल बताई थी, फिर कॉन्क्रीट बताई थी, फिर फॉर्मल बताई थी। तो देखो जो सचिन है वो क्या काम कर रहा है, अब जो ट्रायंगल होता है उसका 180 डिग्री का एंगल होता है, ये तो उसको पता है, ठीक है, इसका योग 180 डिग्री होता है। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट कांटेक्ट होता है कि भाई 180 डिग्री क्यों होता है, इसका उसको नहीं पता। तो आपने सीधा देखा अमूर्त आ गया, क्या आ गया, अमूर्त आ गया, यानी एब्स्ट्रैक्ट आ गया। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, अमूर्त के अलावा औपचारिक आपकी अवस्था हो जाएगी। आप लोग समझ गए इस बात को, नहीं मूर्त हो जाएगी, सॉरी, अमूर्त परिणाम को समझने में कठिनाई होती है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर हो गया। देखिए अमूर्त परिमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, इसका मतलब वो मूर्त स्टेज पर है। अगर इसको इसमें कठिनाई नहीं होती तो अमूर्त के ऊपर आ जाती, यानी 4th स्टेज आ जाती, ठीक है। तो आंसर इसका 3rd हो जाएगा, ठीक। जीन पियाजे साहब आपके इसके में आगे, अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, कंपेरिजन एडिशन होता है, कंपेरिजन आपके सब्सट्रैक्शन होता है, इनके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, ये जो आपको दी हुई होती है। फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करते रहिए, आज आप लोगों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। आज आप लोग 10,000 तो पहुंचा दो इसको। देखिए 2 टर्म क्या बारे में मैं आपको बताता हूं, कंपैरिजन एडिशन और कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटा। देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है, कंपैरिजन एडिशन, ध्यान से देखिए अब, कि जब x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु ज्यादा हो तो क्या होता है, कंपैरिजन एडिशन होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास सचिन के पास 5 मोबाइल फोन है, ठीक है, और y के कंपैरिजन में ज्यादा हो, y से ज्यादा है, क्या है, y के कंपैरिजन में ज्यादा, मान लो y के पास कितनी भी हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप लोग समझे इस बात को। तो ये हो जाएगा आपका तुलनात्मक जमा, यानी जब दोनों के सचिन और जो भी कोई y होगा उसमें कंपैरिजन करते टाइम ज्यादा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ठीक। उसके अलावा जो कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन होता है, जब x के पास y के कंपैरिजन में कोई वस्तु या तो कम होगी तो वो आपकी कंपैरिजन आपकी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। आप लोग इसको समझे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंपैरिजन एडिशन और कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन आपको बता दिया। अब उसके अलावा बात करते हैं व्यय वक्लित जमा और व्यय वक्लित घटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल सा समझ जाना, x के पास y से कितना ज्यादा है, जैसे मैंने कहा सचिन के पास कितने पेन थे, 5 मोबाइल फोन थे, और उसके पास मान लीजिए सौरभ के पास कितने, सौरभ के पास मान लीजिए 4 मोबाइल फोन है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो व्यय वक्लित जमा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। व्यय वक्लित घटा सेम इसका अपोजिट है, x के पास y से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए इन चारों टर्म के ऊपर। देखिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आप लोग खुद निकालना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। देखो मेरे पास कितनी है, 6, और जो मनीष है, मनीष के पास कितनी है, मेरे से 2 अधिक है, कितनी है, मुझसे 2 अधिक है। देखो मुझ में और मनीष के अंदर कंपैरिजन में क्या चीज निकल कर आ रही है, अधिक। जब 2 चीजों में कंपैरिजन करने पर अधिक चीज निकल कर आती है तो क्या होता है,
जब अधिक निकल कर आती है तो होता है कंपैरिजन एडिशन होता है। अगर मनीष के पास मेरे से 2 अधिक की जगह बोल देता मेरे से 2 कम है, तो क्या आंसर हो जाता? तब हो जाता आपका कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन हो जाता। आप लोग समझ गए इस बात के ऊपर? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं या अगली टाइप पढ़ते हैं। देखिए, अगली टाइप के अंदर आपको टीचिंग मेथड आपको देखने को मिलते हैं। जिन बच्चों ने मेरी सीडीपी की क्लास ली होगी, जितने भी उसके अंदर आपके टीचिंग मेथड थे ऑलमोस्ट मैं आपके सभी कंप्लीट करा चुका हूं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपके मैथ्स में जो ज्यादातर टीचिंग मेथड देखने को मिलता है वो आपको इंडक्टिव, डिडक्टिव, लेबोरेटरी से देखने को मिलता है। जैसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम को सिखाने के लिए एक टीचर ने एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करी जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में टीचर ने क्या यूज करा? लेबोरेटरी मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या लेक्चर मेथड? देखिए, चारों ही मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके आप लोग नजर डालिए। अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं, पहले मैं बात करता हूं इंडक्टिव मेथड, आगमनी विधि की बात करता हूं। तो इंडक्टिव मेथड में मैंने आपको बताया था, इंडक्टिव मेथड में पहले बच्चों को हम एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं? हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के बाद बच्चों को रूल की तरफ यानी नियमों की ओर लेकर हम जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी ये काम हो रहा है, जो टीचर होता है पाइथागोरस थ्योरम उसको सिखानी है, लेकिन उससे पहले क्या काम कर दिया उसने? बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कह दिया। ठीक है, तो क्या काम कर रहा है वो? पहले एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझा रहा है और उसके बाद उसको रूल तक ले जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। अगर कोई भी टीचर बच्चों को पहले रूल बताए, नियम बताए और फिर एग्जाम्पल ले जाए तो आपका डिडक्टिव हो जाएगा। इसमें आपका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड आपका साइंस के अंदर ज्यादा यूज होता है इस वाले मेथड का। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि प्राइमरी लेवल पर अगर आपके पेपर में कहीं भी दिखे देखते गलत कर देना, बाकी मैं देख लूंगा आपका सारा काम। ठीक है, ये आपकी अपर प्राइमरी क्लास के लिए ज्यादा यूज होती है। एक नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके अलावा जितने भी आपके टीचिंग मेथड है, चाहे आपका एनालिसिस मेथड हुआ, सिंथेसिस मेथड हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हुआ, इनको आप लोग देख सकते हो। सारे सीडीपी के अंदर मैंने एक एक करके डाले हुए। ठीक है, तो मेथड से संबंधित चीज मैंने आपको बताई। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम टाइप अगली की, जिसमें आपके अधिगम विकार यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके सीटेट के एग्जाम में आना ही आना है। अब वो ये पता नहीं वो सीडीपी में पूछ ले, ईवीएस में पूछ ले, मैथ्स में पूछ ले, किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछ सकता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आपका मैथ्स में क्या आएगा। क्वेश्चन आपको मैथ्स में दिया हुआ है कि इफ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स, कि यदि कोई स्टूडेंट संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है उसको, तो उसमें असमर्थता हो सकती है। किसकी वजह से हो सकती है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, विजुअल स्पेशियल या फिर डिसलेक्सिया। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग अच्छी तरीके से उड़ा दोगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही आपका। देखिए इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया के अंदर क्या साउंड आ गई? कैलकुलेटर की। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और कैलकुलेटर के ऊपर हम क्या काम करते हैं? ठीक है, कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो मैथ से संबंधित, मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ जाए, बस मैथ्स आपको दिखना चाहिए तो समझ जाना आपका डिस्कैल्कुलिया आपका वो लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। आंसर आप लोगों का सेकंड से हो जाएगा। उस तरीके से जो आपका डिस्ग्राफिया होता है, तो डिस्ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है? ग्राफ। और ग्राफ पर हम लोग क्या काम करते हैं? ग्राफ पर हम लिखते हैं। तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपके डिस्ग्राफिया आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा 100 को वाज लिख देता है, उल्टा लिख देता है, बी को डी लिख देता है, तो आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा पढ़ने से संबंधित विकार, रीडिंग से संबंधित विकार, यानी पढ़ने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपके डिसलेक्सिया के अंदर आ जाएंगे। मान लीजिए बच्चा 100 को वाज उल्टा पढ़ता है, या उसके पढ़ने में जो फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता, बच्चों को एक स्पीड से नहीं पढ़ पाता। ठीक है, ये आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। आप लोग इसको समझ गए। इसके अलावा एक मैंने बताया था आपको डिस्प्रेक्सिया, एक बताया था आपको डिस्प्रेक्सिया जो आपका शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार होता है, बच्चा माइंड मसल कॉन्टेक्ट नहीं बना पाता। एक बनाया था आपको डिस्मोर्फिया, बताया था डिस्मोर्फिया। ठीक है, मोर मुर्गा वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जब बच्चा जो फिजिकल बनावट होती है, शारीरिक बनावट होती है, उसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है। डिस्मोर्फिया, मोर आ गया तो मोर और मुर्गा की फिजिकल के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, यार कौन सा मोर है कौन सा मुर्गा है। ठीक है, एक आपको डिस्फेजिया बताया था जो आपका भाषा से संबंधित विकार हो जाएगा, बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, डिस्फेजिया बताया था। एक आपको डिस्थीमिया बताया था जो आपका तनाव का होता है। ठीक है, जैसा आप लोग तनाव ले रहे हो, सर सीटेट का एग्जाम कैसे पास होगा, ठीक है, कैसे अपना स्कोर लाओगे, तो सीटेट का पेपर तो आपका पास हो जाएगा, नो डाउट। इतना तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, फेल तो ना होने दूंगा मैं किसी को।
ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे ऊपर है, बस आप लोग पढ़ते जाना जो जो चीजें आपको कराता जा रहा हूं, ठीक है। अगली टाइप पढ़ते हैं। अगली टाइप में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए क्या क्या चीज हमको दी हुई है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, आप लोग ध्यान से इसको देखते जाइए। एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है इसके अंदर, इसको कोई स्किप मत करना। देखिए जो मैथ्स का जो नेचर होता है, जो गणित की प्रकृति होती है, वो तार्किक होती है। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आपकी, अगर मैं बात करूं ना, जहां जहां पर मैथ्स की पेडागोजी पूछी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपकी यही होती है कि भाई मैथ्स आपका क्या होता है, लॉजिकल होता है। लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, तार्किक चिंतन को बढ़ाता है। अगर मैं आपसे कहूंगा बताओ भाई 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप लोग क्या काम करोगे, लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे आप लोग। तो मैथ्स का जो नेचर होता है वो तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। यहां तक आप लोग समझे। उसके अलावा अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो मैथ्स होता है वो स्थान, ठीक है, वो स्थान, वो संख्याओं, जो नंबर होते हैं, मापन यानी मेजरमेंट, क्वांटिटी, और उसके अलावा दिशा यानी डायरेक्शन, दिशा मतलब जिसमें बच्चों को त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, ये आप लोग समझ गए। स्थान मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मान लीजिए बच्चों को शेप के बारे में पढ़ाते हैं, स्थान के बारे में, बच्चों को शेप के बारे में, आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह। तो इन सभी का साइंस कहा जाता है मैथ्स को, ठीक, यहाँ तक आप लोग समझे, कोई डाउट आपको। उसके अलावा आगे अगर मैं अपनी तरफ से और पॉइंट आपको बताऊं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैथ्स होता है इसको विज्ञान यानी इसको साइंस की एक क्रमबद्ध, इसको आप लोग लिख सकते हो, इसको साइंस के क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में एक संगठित, ठीक है, एक संगठित और एक यथार्थ शाखा कहा गया है। यथार्थ मतलब, यथार्थ का मतलब होता है रियल शाखा कहा गया है, ठीक है, रियल शाखा कहा गया है। यथार्थ मतलब ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 + 2 कितने होते हैं, तो जितने भी इंडिया के अंदर होंगे वो 4 बताएंगे। अब आप लोग यूएसए के अंदर पूछ लो 2 + 2 कितने होते हैं, वहां भी 4 बताओगे, मतलब रियल है। जो एक चीज जहां पर है वही सेम चीज मैथ्स के संबंधित दूसरी चीज भी वैसे ही होगी, कोई चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए इसको यथार्थ यानी रियल शाखा कहा गया है। उसके अलावा एक बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आप लोग नजर डाल लेना। जो मैथ्स होता है उसको विज्ञान की अमूर्त शाखा कहा गया है, उसको जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इसको कहा गया है। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इसको कहा गया है, ठीक है, अमूर्त शाखा इसको कहा गया है। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लग जाओ, बताओ भाई 14 में अगर 15 जोड़ दिया, बताओ कितना बनोगे, तो आप लोग क्या काम करोगे, आपके सामने कॉन्क्रीट चीज मैंने नहीं दी, एब्स्ट्रैक्ट चीज आपको दी, तो आप लोग क्या काम करोगे, अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करोगे, 14 और 15 यार इतने होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कहा गया है साइंस की, ठीक, आप लोग समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैथ्स का जो नेचर था वो सभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। सर हिंदी में बोला करो, देखो जो हिंदी है मैथ्स और जो इंग्लिश है, मैं दोनों के अंदर ही बोल रहा हूँ। हिंदी के अंदर बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और इंग्लिश के अंदर भी ऐसे होते हैं, तो आपको दोनों ही समझना जरूरी है। अब एक बात आप लोग मेरी तरफ से सुनिए, जब सीटेट आप लोग पास कर दोगे और जब आगे केवीएस की वैकेंसी निकलेगी, तो केवीएस की वैकेंसी के लिए पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, जैसे तैसे रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गए, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू में जो सामने पैनल होगा, जो सामने ये 4 लोग बैठा देते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो आपसे हिंदी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। तो जितनी भी टर्म होती है उनको आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पता होना चाहिए। आप पैनल से कह सकते हो सर नहीं मुझसे तो हिंदी में पूछो, या कहोगे नहीं सर मुझसे इंग्लिश में पूछोगे, आपके नंबर काट लेगा, तो जॉब से आप लोग बहुत दूर हो जाओगे। ये प्लानिंग जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ये खाली पेपर सीटेट वगैरह पास कराने के लिए नहीं पढ़ाता, आगे तक के लिए आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है अगर आपको जॉब लेनी है, सिंसियर आप लोग हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो मैथ्स होता है गणित, मात्रा और स्थान का विज्ञान है। शुरुआत में मैंने बता दिया, क्वांटिटी और जो स्पेस है उसके साइंस है, जिससे हमारे माइंड में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति का समर्थन करता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, जो चीज मैंने आपको बताई। मैथ्स क्या है, मैथ्स लॉजिकल है, मैथ्स तार्किक है। मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स क्वांटिटी, स्पेस, ठीक है, इनकी साइंस है, इनका विज्ञान है। आप लोग समझ गए, क्वेश्चन का आंसर पहले ही देख कर निकल गया, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपकी अगली टाइप के ऊपर। देखिए अगली टाइप की अगर मैं बात करूं आपके सीटेट के एग्जाम की, जो आपका पेपर आपको पास कराएगा, तो पास कराएगा आपका एनसीएफ। कौन कराएगा, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये आपको पास कराएगा। अब एक काम करना आप लोग, कल कितनी तारीख है भाई, 9 तारीख है ना, कल 9 तारीख को कल ठीक 6 बजे मैं एक महामैराथन क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, महामैराथन क्लास लेने वाला हूँ। इस महामैराथन क्लास में आप लोगों के लिए जितनी भी आपके सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी पूछी जाती है,
जो पेडागोजी आपको पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में, उस एक महामैराथन क्लास में कल मैं आपको सारी कंप्लीट करा दूंगा। उसमें डिटेल में आपको एनसेप बताऊंगा, उसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड बताऊंगा और किस तरीके से पेडागोजी को सोल्व किया जाता है सीटेट के एग्जाम में। जो लास्ट टाइम सीटेट का एग्जाम हुआ था बच्चों ने उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया था और पेडागोजी में कुछ ही क्वेश्चन थे जो आपके लगभग 70 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें गलत थे, वरना ऑलमोस्ट सभी कर आए थे। तो कल आप लोग ठीक 6 बजे आप लोग आ जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल मैं आपकी महामैराथन क्लास कराऊंगा, पेडागोजी की एक क्लास में खत्म करा दूंगा पूरी, ठीक है। देखिए अब मैं पढ़ता हूँ एनसेप के बारे में। सिर्फ एनसेप के 5 रूल आप लोग पढ़ लीजिए, 5 सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिए। वो कौन कौन से हैं कि जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब बच्चों को जो आप लोग नॉलेज दे रहे हो उसको बच्चे के रियल एक्टिविटी से या उसके रियल लाइफ से उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर आप लोग पढ़ाओ, ठीक। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी बच्चों को रोट लर्निंग ना कराई जाए, ठीक है। बच्चों को रोट लर्निंग ना कराई जाए। ये इन सब के 5 बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ये आपको हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा। आगे 3 सिद्धांत आपको दिया हुआ है। जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यचर्या होता है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और जो स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, एजुकेशन दी जा रही है, उसको अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से जोड़कर पढ़ाई जाना चाहिए, ये इन सब कहता है। और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जा सके। तो बड़ा महत्वपूर्ण आपका एनसीएफ हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कल की महामैराथन क्लास में पेडागोजी में खत्म करा दूंगा पूरी की पूरी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपका मैथ्स में इससे संबंधित क्या देखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आ गया कि एनसीएफ 2005 मानता है कि मैथ्स में सोचने व तर्क का एक निश्चित तरीका होता है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पालन नहीं करता। इसके अंदर बड़े क्वेश्चन बच्चे फंसते हैं नेगेटिव वाले के अंदर। देखो उसे पढ़ाने की विधि पालन करता है, ठीक है। उसके अलावा जो आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बनाना। देखो जहां पर भी आपको बच्चों को रोट लर्निंग की बात आ जाएगी, फॉर्मूला की बात आ जाएगी, रटने की बात आ जाएगी, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, स्मरण करने की बात आ जाएगी, समझ जाना आपका नेगेटिव है। इस बात को ना तो एनसीएफ कहता है और ना ही एज ए टीचर आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। क्या होना चाहिए? उसके लिए टेक्स्ट बुक में अलग अलग सामग्रियों के लिखने का तरीका होना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज क्रियाकलाप होना चाहिए, ठीक है। ये इस बात को कहता है हमारा एनसीएफ 2005। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। हम बच्चों को फॉर्मूले वगैरह या चीजों को रटाकर नहीं सिखा सकते, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसी से जुड़ा हुआ। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अकॉर्डिंग एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, कि जो प्राइमरी स्कूल का जो मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम है, वो कैसा होना चाहिए? देखते कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, ये आपका नेगेटिव होता है। जहां पर भी उसको व्यावसायिक शिक्षा की बात होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा देने की बात होनी चाहिए, उसको टेक्निकल चीजें बताने की बात होनी चाहिए, परगामी गणित के लिए पढ़ाने की बात होनी चाहिए, उसको ग्रेड की बात होनी चाहिए या उसको नंबर के लिए बात होनी चाहिए। ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं जिनको एनसीएफ बिल्कुल ही मना करता है। तो आपका नेगेटिव ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगला है आपका स्टूडेंट को डेली के एक्सपीरियंस, डेली के अनुभव से संबंधित कार्य होना चाहिए। देखो एनसीएफ के जो 5 रूल मैंने बताया उसके अंदर आपका ये वाला दिया हुआ है कि बच्चों को आप जो भी चीज पढ़ा रहे हो उसको डेली के एक्सपीरियंस से रिलेट करके आप लोग पढ़ाओ। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम के अंदर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उसको उसके डेली जीवन से जोड़कर आप लोग पढ़ाइए, ठीक है। इस बात को एनसीएफ कहता है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ जी, नोट्स के अंदर वो सारे दिए हुए आपको, ठीक। नोट्स के उनको तो रट देना बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग, ठीक है। नोट्स को आप लोग, ठीक। पूरे जो पिछला सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, अकेले नोट्स से 100+ के क्वेश्चन बन गए थे आपके एग्जाम में, आप लोग सोच सकते हो। और मैराथन और नोट्स को पढ़ना आपका काम हो जाएगा। देखिए अगली टाइप आ गई जो मैथ्स की लैंग्वेज होती है। मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है और जो वोकैब होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ बड़े महत्वपूर्ण शब्द देखने को मिलते हैं आपकी मैथ्स की पेडागोजी के अंदर। वो कौन कौन से, उनके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। इसका आंसर देखना आप लोग खुद निकालोगे। पहले मैं बताता हूँ न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल बेसिकली एक नाम है। क्या है न्यूमरल? न्यूमरल बेसिकली एक नाम है। ध्यान से सुनते जाना, एक ही समझ में आ जाएगा आपको। न्यूमरल एक नाम है जो किसी सिंबल या किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसा मान लीजिए मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 55, मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब 55 मैंने लिख दिया तो 5 क्या है इसमें? ये वाला, ये 5 इसके अंदर डिजिट है। ये वाला 5 क्या है? ये भी इसके अंदर डिजिट है, ठीक है। कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। और ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा आपका न्यूमरल है, ठीक है। तो न्यूमरल क्या है? एक नाम है जो किसी सिंबल को, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
अब देखिए नंबर कौन कौन से होते हैं और न्यूमरल कौन से होते हैं, उनके ऊपर एक बार आप लोग नजर डालिए। एक होते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जो हमारे वाले हमारे खुद के इंडिया के होते हैं, जिसमें जीरो से हम लोग शुरुआत करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 करके, ऐसे ही हमारे वाले हिंदू वाले होते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोमन नंबर की, रोमन नंबर पहले प्रचलित थे, आज की डेट के अंदर यूज होता है, लेकिन हमारे वाले से कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडिया इज बेटर देन न्यूमरल नंबर। तो देखिए न्यूमरल नंबर आपके होते हैं, 1 को इस तरीके से लिखेंगे, सेकंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए जो रोमन नंबर होता है, अगर मान लीजिए मुझे 10 लिखना है तो 10 को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मुझको 50 लिखना है उसको मैं एल से करूंगा। अगर मुझको 100 लिखना है उसको मैं सी से करूंगा। अगर 500 लिखना है तो उसको डी से करूंगा, और मुझको 1000 करना है तो मैं उसको एम से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या होता है, ये हमारे रोमन नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं कि बताओ आप लोग 65 को रोमन नंबर में किस तरीके से लिखेंगे, बताओ कमेंट बॉक्स में कैसे लिखेंगे रोमन नंबर के अंदर 65 को। ठीक, तो हिंदू और रोमन के अंदर आपको मेजर डिफरेंस पता चला। एक तो जीरो नहीं होती है रोमन नंबर में, हमारे वाले में जीरो होती है। ठीक है, जीरो का आविष्कार हम लोगों ने किया था, मतलब इंडिया वालों ने किया था। ठीक है, और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता है रोमन नंबर में, हिंदू में होता है। यहाँ तक आप लोग समझे, आगे देखते हैं। अब बात करें अगर मैथ्स की लैंग्वेज की, तो मैथ्स की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और बोधपूर्ण होनी चाहिए, मतलब समझ में आनी चाहिए। अब जैसे आज मैं आपको मैथ्स पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग दिल से बताइए जितनी चीज आपको पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रही है ना, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको ऐसी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोग बड़ी आसानी से समझ सको। वरना इसको मैं बड़ा मुश्किल भी बना सकता था, लेकिन वो टीचर ही गया जो मुश्किल चीज को आसान न बना सके। ठीक है, टीचर तो वही है ना जो आसानी से समझा सके। तो लैंग्वेज बोधपूर्ण होनी चाहिए, कंप्रहेंशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। जो मैथ्स की जो लैंग्वेज होती है वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप लोगों का लेवल प्राइमरी लेवल का है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉलेज वाले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए जो लैंग्वेज में यूज करूंगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे उसको प्लस पढ़ाना है तो मैं डेली चीज उससे प्लस करके बता दूंगा, रिलेट करके बता दूंगा कि बेटा दुकान पर जाते हो तो बताओ ये चीज आपने कितने की खरीदी, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए आ गया, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग खुद निकाल दोगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल और नंबर। देखो आगे न्यूमरल और नंबर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, अब आपको बताना है। देखते हैं कौन सा सही है। A numeral is a symbol used to represent number, बिल्कुल सही। मैंने जैसा आपको बताया, जो जैसे मैंने लिख दिया 55, तो इसके अंदर ये तो डिजिट होते हैं, लेकिन ये क्या काम करता है, एक जो न्यूमरल होता है ना, एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी नंबर को। तो भाई पहले वाला तो बिल्कुल सही है। सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट न्यूमरल्स, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों ही सही हो गए। आगे तो ऑप्शन ही नहीं दिए, इसका मतलब दोनों ही सही है। अब देखो दोनों इनके अंदर कौन सा सही है, एज करेक्ट, बेज करेक्ट, और तीसरा वाला इसके अंदर दोनों ही सही है। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक समझे, यहाँ तक कोई परेशानी आपको हुई? चलिए अगला देखते हैं न्यूमरल रोमन नंबर के बारे में, जो चीज मैंने आपको शुरू में ही बताई रोमन नंबर। देखिए रोमन नंबर का यूज आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। एक तो ये नहीं किया जाता है भाई हमारा इंडिया नंबर 1 है, हमारी पद्धति जो है नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं किया जाता, मैंने आपको बताया रोमन नंबर में जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता, और जीरो नहीं होता तो प्लेस वैल्यू वगैरह का कंसेप्ट इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता रोमन नंबर का। ऑप्शन अगर आप लोग पढ़ोगे, आपके सामने स्क्रीन पर है, अगर आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड, कि जो रोमन नंबर होते हैं, जो रोमन न्यूमरल होते हैं, वो डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यू, वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, और इसलिए इन अंकों का उपयोग करना, गणना करना मुश्किल होता है। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कुछ समझ दिक्कत हुई आपको? चलिए अब बढ़ते हैं अगली टाइप के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अगली टाइप आपके सामने आ गई। 2 वर्ड आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन। बड़े महत्वपूर्ण आपके एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं आपको एक एक करके बताता हूँ डिस्कशन। देखिए अगर मैं बात करूं एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन के बारे में, सिंपल सा आप लोग समझिए। एग्रीगेशन जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं, जैसे दो इक्वल जो समान चीज हमने जोड़ दी, तो उसको कहा जाता है एग्रीगेशन। मान लीजिए एक पेन मैंने यहाँ पर रख दिया, एक पेन यहाँ पर बच्चों को दिखाया, मैंने कहा बेटा कितने पेन होते हैं, 1 + 1 कितने पेन होते हैं, तो बच्चा कहेगा सर 4 पेन होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और पेन जोड़ दूं तो मैं कहूंगा बेटा अब कितने हो गए, वो कहेगा सर 3 पेन हो गए। ठीक है, तो एग्रीगेशन होता है जब हम दो चीजों को, समान चीजों को जोड़ देते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन के अलावा एक होता है आपका ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि जब हम एक चीज को बढ़ा देते हैं, किसी भी एक चीज को बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनना, एग्रीगेशन जो होता है उसके अंदर दो चीजों को जोड़ देते हैं, लेकिन ऑगमेंटेशन में सिर्फ एक चीज को बढ़ाया जाता है। जैसे
अगर दूध के अंदर मैंने पानी मिला दिया तो दूध को मैंने बढ़ा दिया, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेट्रोल हो गया या फिर तेल हो गया, अगर मैं इसमें पानी मिला दूंगा तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना इसकी, तो ये आपका ऑगमेंटेशन हो जाएगा जब एक चीज की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग समझे आपके जो मैंने आपको बताया एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन के बारे में। अब क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग खुद देना। देखो आंसर मैं आप लोगों से खुद निकलवाऊंगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्लास सेकंड के टीचर ने जोड़, ठीक है, यानी एडिशन के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को स्टूडेंट को सोल्व करने के लिए दिया। क्या दिया कि भाई एक टोकरी में 5 सेब है और उसमें 7 सेब और डाल दिए, बताओ कितने सेब हो गए। अब ये मत कहने लग जाना सर 12 हो गए, ठीक है। अब टोकरी में कितने सेब है, इस प्रकार का जो शाब्दिक प्रश्न है वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। ऑगमेंटेशन, सेग्रेशन, रिपीटेड एडिशन या फिर एग्रीगेशन, बताओ सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग खुद निकालो। नहीं, सेग्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो जब कंसेप्ट एडिशन का पढ़ा रहा है तो सेग्रेशन कैसे हो जाएगा, रिपीटेड एडिशन नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, एग्रीगेशन हो जाएगा। जब दो चीजों को, इक्वल चीजों को हम जोड़ते हैं, 5 सेब में हमने 7 सेब जोड़ दिए तो आपका एग्रीगेशन हो जाएगा। जैसे जो आपका एप्पल सेब होता है, एक इसकी वो आती है, क्या नाम है उसका, नाम बोलिए, एप्पीफिज आती है ना इसकी, एप्पीफिज के नाम से आती है, ठीक है। इसका जो कोल्ड ड्रिंक आती है, अगर मैंने इसमें पानी मिला दिया एप्पीफिज में तो एप्पीफिज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो ऑगमेंटेशन हो जाएगा। आप लोग समझे एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन के बारे में। चलिए बढ़ते आगे, अगली टाइप देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे गणित की मूलभूत संरचनाएं। अब हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण आपका गणित की मूलभूत संरचनाएं। तो देखिए जो मैथ्स होता है उसकी 3 संरचनाएं होती है। मैथ्स की कितनी संरचनाएं होती है, मैथ्स की 3 संरचनाएं होती है, जो आपको लिए जानना जरूरी है। ध्यान से आप लोग देखते जाना। हाँ जी, ठीक है। देखिए अब मैं एक एक करके आपको तीनों संरचनाएं बताता हूं। देखिए एक, उससे पहले एक और जरूरी बात बताता हूं। अगर मैथ्स की संरचनाएं पूछी जाए तो आपकी 3 संरचनाएं होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेकिन आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ्स की संक्रियाएं पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, मैथ्स की संक्रियाएं, ठीक है, यानी मैथ्स के क्या कहेंगे, ऑपरेशन, ठीक है। वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। कौन कौन सी संक्रिया होती है, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये 4 तरीके की आपकी संक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैथ्स की जो संक्रिया होती है निम्नलिखित में से कौन कौन सी है। तो पता है एग्जामिनर ने क्या काम करा, जोड़ घटा तो सही दे, जोड़ गुणा भाग तो सही दे दिया। जो माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, इसकी जगह हिंदी में नाम लिख दिया, व्यवकलन नाम लिख दिया। क्या लिख दिया, व्यवकलन। तो व्यवकलन मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इसका मतलब होता है माइनस, घटाना किसी चीज को, ठीक है। तो आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले ऑप्शन के ऊपर भी नजर डाले ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो संरचनाएं कितनी होती है, 3, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और संक्रियाएं कितनी होती है, 4, जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझे। चलिए अब बताता हूं मैं आपको संक्रियाओं के बारे में। अगर मैं बात करूं आपकी पहली, आपकी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीज गणितीय संरचना, ठीक। अब देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सिंपल सा जानिए। इसमें बेसिक एल्जेब्रा वाली चीज आती है। बेसिक एल्जेब्रा वाली कौन कौन सी चीजें होती है, जोड़ घटा गुणा भाग, ये आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो पहली संरचना बीज गणितीय संरचना आपकी ये हो गई, ठीक। आगे देखते हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा, आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, 480 पर उसको करके देखो, क्लियर दिखेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है आपका सीरियलाइजेशन, क्रमिक संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है से बड़ा और से छोटा, ये कंसेप्ट आ जाते हैं, से बड़ा और से छोटे वाला। अब इसको ध्यान से आप लोग देखना। जैसे मान लीजिए बच्चे को मैं बताता हूं कि बेटा बताओ कौन सा किससे बड़ा है या कौन सा किससे छोटा है, ठीक है। इस तरीके के जो कंसेप्ट होते हैं वो आपके क्रमिक संरचना में आ जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, इसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो आपकी क्रमिक संरचना के अंदर आपके आ जाते हैं। तो दूसरी संरचना होगी। और तीसरी और लास्ट संरचना बच गई आपकी तल्लु संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें सीमा, समीपता या निकटता के कंसेप्ट आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, आपके सीटेट के एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसा आया था। देखो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक बच्चे से कहा बेटा 10 के नजदीक में, 10 के निकट में या 10 के समीप में कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चा कहेगा सर 8 ऐसा नंबर है, 8 ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसके कंसेप्ट के अंदर आ गया, तल्लु संरचना के अंदर आ गया। अब देखो सीटेट के एग्जाम में आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि 1000 के सन्निकटवा मान कौन सा है, सन्निकट
मान कौन सा है 1000 के नजदीक में। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर बता देना कि भाई 1000 के नजदीक में ये वाला मान है। बेसिकली ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जो आपको समझना जरूरी थी, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो आप लोग समझ गए तल्लुक संरचना, जिसमें सीमा, समीपता या निकटता के कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं। अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अब इसका आंसर आप लोग खुद देख लेना। देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया कि किसी गणितीय संरचना में उस विभिन्न प्रत्ययों जैसे सीमा, समीपता या निकटता, देखो तीनों ही आ गए, इसका तो देख के आंसर लगा दोगे। इसको सम्मिलित किसमें किया जाता है, ऑप्शन बताने की भी जरूरत है, सीधा आंसर आप लोग लगाओगे क्या, तल्लुक संरचना। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई 10 के बराबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए, 8 ऐसा नंबर है, ठीक है, तो आपका तल्लुक संरचना हो जाएगा। देखो एक बार आप लोग जब जैसे टाइप समझते जा रहे हो तो उसके बाद आपको चीजें खुद समझ में आ रही है, ठीक है। अगला देखते हैं। सर इतना सारा है कैसे याद होता है आपको? याद इसलिए होता है भाई, जॉब लेनी थी मुझको ठीक है, तो जॉब लेनी थी, दुनिया भर की चीजें पढ़नी थी, मैथ्स पढ़ा, सीडीपी पढ़ा, जीके पढ़ा, साइंस A to Z चीज पढ़ी, और इसको पढ़ने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिली है। अगर आपको जॉब लेनी है ना तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, उस आपके पास अपने आप ही याद होती चली जाएगी चीजें, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग खुद निकालो कि मैथ से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता, किसको एक रीजन नहीं माना जा सकता। अब आंसर दो आप लोग खुद। क्लासरूम के एक्सपीरियंस को ध्यान से देखते जाना, इस ऑप्शन को, क्लासरूम के एक्सपीरियंस को इसको नहीं माना जा सकता है। भाई क्लासरूम का एक्सपीरियंस मैंने आपको कैसा बताया था, कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए क्लासरूम का वातावरण, डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए एक क्लासरूम का वातावरण, यानी सभी बच्चे इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए, टीचर को पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए बच्चों के अंदर, ठीक। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उसके अंदर प्रतीकात्मक संकेत का भी यूज होना चाहिए, गणित की संरचना भी होनी चाहिए, लेकिन जेंडर डिफरेंस को एक कारण नहीं माना जा सकता। अगर क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो है, जो माहौल है वो अच्छा नहीं मिला तो बच्चा मैथ्स को नहीं सीख पाएगा। अगर सिंबल का यूज नहीं किया बच्चा मैथ्स को नहीं सीख पाएगा। और जो स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स है, जो मैंने आपको तीनों अभी संरचनाएं बताई थी आपकी, बीजगणित, क्रमिक और तल्लुक, अगर इनको नहीं समझ पाया तो भी मैथ्स नहीं सीख पाएगा, तो इनका कारण नहीं माना जा सकता। लेकिन ठीक है, तो आप लोग समझे, इसको आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, जेंडर डिफरेंसेस। अब मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, इससे मैथ्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लड़का जल्दी सीख जाएगा, लड़की जल्दी सीख जाएगी, लड़की जल्दी लेट सीखेगी, लड़का सीख जाएगा, ठीक है, तो आंसर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं अगली टाइप के ऊपर। देखिए ये टाइप आपके सीडीपी में आती है, ईवीएस में आती है, मैथ्स में देखने को मिलती है। ये कौन सी टाइप है, अब इसको मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, लैंगिक आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन और आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब इनको ऊपर देखते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। देखो सिंपल सा, आप लोग इसके अंदर एक ही चीज आपको याद रखनी है, एक सेकंड। अगर मैं बात करूं ओपन एंडेड क्वेश्चन की, किसकी बात करूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन की, कि जिन क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई जॉब लगने के बाद आप क्या काम करोगे, क्या काम करोगे, सर सबसे पहले तो मैं घूमने जाऊंगा, सर सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को अपनी सैलरी दूंगा, ठीक है, सर मैं तो अपना स्कूल में जाकर वहां बिल्डिंग वगैरह देखूंगा, या मैं तो सर सबसे ज्यादा बच्चों को मिलूंगा। क्वेश्चन मैंने आपसे एक पूछा, आंसर कई सारे निकल कर आप लोगों की तरफ से आए, यानी क्रिएटिव थिंकिंग आपको देखने को मिली। बेसिकली इसके अंदर आपको क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मकता देखने को मिलती है ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर, ठीक। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि बताओ भाई आपके कि वो कौन से दो नंबर है जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, तो 2 में 6 जोड़ने पर भी 8 आएगा, 7 में 1 जोड़ने पर भी 8 आ जाएगा। यानी जिन क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर होते हैं वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और जिन क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होता है वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने पूछ दिया 5 में 3 जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी सिर्फ नई दिल्ली है और कोई भी भारत की राजधानी नहीं है। आपका नाम क्या है जो वीडियो देख रहे हो, तो आपका नाम सिर्फ एक ही है, ठीक है। अगर इनके बारे में जानकारी पूछने लग जाऊं तो आपका ओपन एंडेड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक। आप लोग यहाँ तक समझे। अब इस क्वेश्चन का आप लोग खुद आंसर खुद निकालो, जो आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, यानी मुक्त तंतु वाला प्रश्न कौन सा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है, जिसमें एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करोगे, तो भाई 15 को 3 से गुना इसी प्रकार करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो ये तो हो नहीं सरा।
कोई दो संख्याएं लिखे जिनका गुणनफल 45 हो, यानी जिनका प्रोडक्ट 45 हो। देखो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो आप लोगों को लिखनी है, बताओ कौन कौन से दो नंबर है जिनका ये हो जाएगा। देखिए अगर मैंने लिख दिया 5 × 9 तो 45 हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 15 × 3 तो 45 हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 45 × 1 तो 45 हो जाएगा। क्वेश्चन एक, लेकिन आंसर कितने निकले? 3 आंसर निकले। ठीक है, आप लोग समझे इस बात को? तो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। आप लोग समझ गए क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में। आगे देखते हैं। सर साइंस का मैराथन क्लास इसके बाद लगाना। देखो इसके बाद कल तो आपकी पेडागोजी की मैराथन क्लास होगी। ठीक है, कल आपकी पेडागोजी की महामैराथन क्लास होगी। एक मैराथन क्लास में आपकी पूरी पेडागोजी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपकी हिंदी ले दूंगा, इंग्लिश कराऊंगा, संस्कृत मैराथन होगी, फिर उसके बाद आपकी सोशल साइंस होगी, फिर साइंस करा दूंगा। ठीक है, अब मैंने पहले साइंस करा दी, सोशल साइंस वाले कूद जाएंगे या हिंदी इंग्लिश वाले कूद जाएंगे। एक एक करके आपके एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। बस आप लोग जुड़े रहना चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, देखिए अगली टाइप अब मैं आपको बताता हूँ। टाइप में बताऊंगा, आंसर आप लोग खुद निकालना। आंसर मैं आपसे खुद पूछूंगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, भी ध्यान से देखते जाना। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब कौन कौन से होते हैं इनके ऊपर एक बार हम लोग नजर डालते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, एक ऐसा असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता रहता है या उससे पहले होता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो क्या चल रहा है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ भाई एग्रीगेशन क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कुछ बच्चे इसका सही आंसर दे देंगे, कुछ इसका गलत दे देंगे। तो मैं जो बच्चे गलत देंगे मैं दोबारा से बताऊंगा कि भाई एग्रीगेशन ये होता है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान मैं आपका क्या काम कर रहा हूँ? असेसमेंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके साथ साथ। या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से भी पहले ये वाला होता है। जैसे इस क्लास को पढ़ाने से पहले मैंने क्या काम करा? 2 दिन तक जितना महत्वपूर्ण मटेरियल था जो आपके मैथ्स पेडागोजी में होता है उसको देखा, एनसीईआरटी में आपके लिए चीजें देखी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, और फिर आज मैं निचोड़ लेकर आया। ठीक है, ये मतलब मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट हो जाएगा कि एक ऐसा असेसमेंट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है या बाद में होता है, पहले होता है। अगर मैं बात करूं समेटिव असेसमेंट, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है, जब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे आज की वीडियो जब खत्म हो जाएगी, पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, और पूरी वीडियो को खत्म होने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, कुछ भी क्वेश्चन पूछने लग जाऊं कि जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे, कौन कौन सी चीजें पहले आनी चाहिए थी। ठीक है, आप लोग बताओ, वीडियो के खत्म होने के बाद आपसे पूछो तो आपका समेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करूं तो होता है आपका डायग्नोस्टिक। देखिए डायग्नोस्टिक के अंदर एक मेरा बड़ा फेमस एग्जांपल है जो मैं शुरू से ही उसको देता हूं। सिंपल सा आपको समझना है, डायग्नोस के अंदर क्या किया जाता है? डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक आप लोग इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है? जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्याएं होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रॉब्लम को, कारणों को, समस्याओं की पहचान की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनका क्या किया जाता है? फिर उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण उनको दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण उनको दिया जाता है। जैसे वही एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर के पास जब कोई रोगी जाता है, मान लीजिए उसको सर दर्द हुआ, चोट लग गई, पैर टूट गया, तो डॉक्टर सबसे पहले रोगी को क्या करता है? उसको डायग्नोस करता है, उससे पूछता है भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसके रिपोर्ट कराता है, एक्सरे वगैरह कराता है, और डायग्नोस करने के बाद फिर क्या काम करता है? उसका उपचार करता है। उसी तरीके से एज ए टीचर क्या काम करता है? जो जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसका निदान करता है और फिर उपचार करता है। ठीक है, ऐसा कभी देखा है कोई डॉक्टर जाते उसके पास जाओगे वो आप में इंजेक्शन ठोक कर कहेगा हाँ मैं बता तुझे क्या दिक्कत है? ठीक है, इतने में तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है, और देन उसके बाद आपको रिमीडियल टीचिंग देनी है। उसमें आप लोग टीएलएम का यूज कर लो, चाहे आपके जो मेथड्स होते हैं उनका यूज कर सकते हो। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, उससे पहले होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स, क्या होता है उसमें? आपका ऑप्शन पढ़ते हैं अब हम लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड डेफिशिएंसी इन टीचिंग। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ पहला ही से हो जाएगा कि जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होती है, उसमें असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानता है। कौन पहचानता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया लर्निंग, अधिगम। जैसा भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी कमी होगी उसको पहचानता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर देखिए कितना सिंपल निकला।
इसका आंसर आप लोग खुद निकालो। क्वेश्चन का आपको दिया है द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज, कि जो गणित में निदानात्मक परीक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। डायग्नोस में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन थर्ड देखोगे कि बच्चों में समझ में निहित रिक्तियों को जानना, भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसमें क्या गैप आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी कमी आ रही है, उनको आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, ये आपका डायग्नोस्टिक का एम होता है। इसको आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर जॉब के लिए ओबीसी में टोटल कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए। पहले तो आप लोग सीटेट का पेपर दे दो। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सीटेट का पेपर देने के बाद फिर वैकेंसी निकलनी चाहिए, और वैकेंसी किसके हाथ में रहेगी, वैकेंसी रहेगी गवर्नमेंट के हाथ में। जब वैकेंसी निकलेगी तो जब आप लोग रिटर्न एग्जाम दे दोगे तब आप लोग ये मुझसे क्वेश्चन पूछना। तो देखो हर चीज का एक प्रोसेस है, सीधे ऐसे नहीं कि बच्चा सीधे एकदम बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, एक स्टेप से चलता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, आप लोग भी जुड़े रहना, मैं आपको सब चीजें करा दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम के थ्रू चलिए आप लोग, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम टाइप पढ़ेंगे। देखा आपने पढ़ा होगा अबेकस वगैरह, टेनग्राम वगैरह, ये सब चीज आपके एग्जाम में आती है। पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको एबेकस। एबेकस क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं एबेकस के बारे में, ध्यान से देखते जाना आप क्या क्या होता है। एबेकस में क्या होता है, हम लोग प्लस माइनस का कंसेप्ट बच्चों को सिखा देते हैं। जैसे एबेकस आपको दिया हुआ है, देखो हमने क्या कहा, एक बॉल यहाँ पर है, एक बॉल इधर लेकर गए, हमने कहा बेटा कितनी बॉल हो गई, वो कहेगा सर 2 बॉल हो गई। एक बॉल को इधर और ले गए, कहेंगे कितनी बॉल हो गई, 3 बॉल हो गई। अगर हमने जैसे 3 बॉल इधर ले गई, हम कहेंगे बेटा यहाँ पर कितनी बॉल बच गई, तो बच्चा बता देगा सर इतनी बॉल हो गई। तो जो प्लस माइनस का जो कंसेप्ट होता है वो बच्चों को हम सिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को हम काउंटिंग भी सिखाते हैं। इसके जरिए बच्चों को हम काउंटिंग सिखाते हैं कि बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं। काउंटिंग के साथ साथ हम बच्चों को इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का कंसेप्ट भी सिखा देते हैं। किसका, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट भी हम बच्चों को सिखा देते हैं, ठीक है। ये एबेकस का यूज है, जो मतलब एग्जाम में जो इससे संबंधित जो चीजें पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी। एबेकस आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको जियो बोर्ड। देखो जियो बोर्ड क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। तो जियो बोर्ड होता है जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनके बारे में बताता है जियो बोर्ड। किसकी शेप्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। इसको मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों की, देखिए ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में कौन बताता है, जियो शेप्स बताता है। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है ना, सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताता है। किसके बारे में, सिर्फ 2D शेप्स के बारे में, ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप के बारे में बताता है। जैसे वो बता देगा स्क्वायर के बारे में बता देगा, रेक्टेंगल के बारे में बता देगा, या फिर सर्कल के बारे में बता देगा। कौन बताएगा, जियो बोर्ड। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसने देखो बनाया भी हुआ है, ये स्क्वायर बनाया हुआ है, ये रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया हुआ है। तो जो 2D शेप्स होती है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है 2D, उनको बताता है जियो बोर्ड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ पेपर की। देखिए ग्राफ पेपर का यूज कहाँ पर होता है, ग्राफ पेपर की अगर मैं बात करूँ ना, जो आपके सीटेट के एग्जाम में आज तक इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो ग्राफ पेपर से पूछे गए हैं, सिंपल सा एक ही चीज पूछा गया है कि ग्राफ पेपर का यूज करते हैं डेसिमल नंबर के लिए। किसके लिए, डेसिमल नंबर के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा ग्राफ पेपर स्कूल के अंदर पढ़ाया होगा, जब प्रैक्टिकल आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। देखिए तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डेसिमल नंबर का यूज किया जाता है ग्राफ पेपर पर। अगर मैं आपसे कहूँ 0.2 में अगर 0.4 जोड़ दिया जाए तो बताओ कितना बनेगा। इसको कहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिर्फ ग्राफ पेपर पर हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, मान लीजिए 0.1 लिख दिया आपने, ठीक है, वन बिना राशि से 0.2 कर दिया, इस तरीके से आप पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो ग्राफ पेपर के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आप लोग डेसिमल नंबर देखते आंख बंद करके लगा देना, आपका सही हो जाएगा, ठीक। ग्राफ पेपर हो गया आपका। अब बचा आपका लास्ट 10 ग्राम। अब देखो 10 ग्राम के बारे में क्या चीज आपको दी हुई है, 10 ग्राम के बारे में आप लोग पढ़िए। 10 ग्राम क्या होता है आप लोग देख भी सकते हो, एक सेकंड में क्या बनेगा। 10 ग्राम क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसके लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, इसका यूज ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए किया जाता है। वैसे जितने भी मोस्टली होते हैं ना, सबका यूज ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए कैसे किया जाता है। पहली बात इसमें आप लोग देख सकते हो, ये एक पजल वाला गेम होता है। कैसा, पजल वाला, यानी कि एक पहेली वाला गेम होता है। इसमें पहेली वाला क्या होता है, एक गेम होता है। जैसा आप लोग इसमें देख सकते हो, इसमें पजल बनाते हैं, किसी की शेप बना देते हैं, कोई घोड़ा बना देते हैं, ठीक है, किसी और की शेप बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं पजल गेम के अंदर। तो आपका 10 ग्राम होता है। इसमें क्या होती है, इसमें आपकी 7 ज्यामितीय फिगर होती है। कितनी, 7 होती है। तो 7 में जो 5 होते हैं, तो 5 में होते हैं आपके त्रिभुज होते हैं, 5 होते हैं आपके त्रिभुज होते हैं। एक आपका इसमें स्क्वायर होता है, ठीक है, एक मतलब वर्ग होता है, और एक आपका इसमें समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, एक आपका समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपका 10 ग्राम में होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये आपका 10 ग्राम होता है।
अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग खुद दो। देखिए, हाँ जी, देखिए इसका आंसर आप लोग निकालिए खुद से, आंसर मैं आप लोगों से निकलाऊंगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 डेसिमल नंबर के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सबसे बढ़िया रहेगा? आप लोगों को बताइए। आप लोग जियो बोर्ड सबसे बढ़िया रहेगा? नहीं। मोतीमाला? नहीं। ग्राफ पेपर? मैंने क्या कहा था, जहां भी आपको देखने को मिल जाए डेसिमल, क्या देखने को मिल जाए? डेसिमल, सीधा आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पेपर को ऊपर डेसिमल नंबर के थ्रू किया जा सकता है। एबेकस का यूज मैंने आपको बता दिया, जियो बोर्ड आपको बता दिया, सभी के बारे में एक एक करके चीज मैंने आपको बता दी। यहां तक आप लोग समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप पढ़ते हैं। अब टाइप पढ़ते हैं हम वेन हिले थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पिछला सीटेट का पेपर हुआ था तो उसमें वेन हिले थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था सीधा, लेकिन वेन हिले थ्योरी का क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा आप लोग समझना, क्योंकि क्वेश्चन इस बार आपका प्रैक्टिकल आएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर आधारित आएगा, आपका खाली फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए वेन हिले थ्योरी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आखिर कौन वेन हिले थे, क्या इनकी थ्योरी है। तो वेन हिले ने दी थी ज्योमेट्रिक थिंकिंग, यानी ज्यामितीय स्तर की जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री को किस तरीके से सीखते हैं। जैसे आप लोग जब छोटे बच्चे थे, जैसे हम भी जब छोटे बच्चे थे, तो हमने ज्योमेट्री को एकदम तो नहीं सीखा, धीरे धीरे करके हम लोग चीजें सीखे। तो इन्होंने वही चीज बताई है कि ज्योमेट्री को हम किस किस तरीके से सीखे हैं। तो इसके लिए इन्होंने 5 स्टेज बताई थी। वेन हिले साहब ने ज्योमेट्री सीखने की 5 स्टेज बताई थी, जिसमें शुरुआत की जो 3 स्टेज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर सबसे ज्यादा वही होती है, और उसके बाद 2 स्टेज जो होती है जो अपर प्राइमरी के हो जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वेन हिले साहब की जो 5 स्टेज है। एक बात और ध्यान से देखना, जो वेन हिले साहब ने 5 स्टेज बताई थी, ये आपकी लेवल 0 से शुरू होती है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 0 कह रहा हूँ, और लेवल 4। देखो 5 स्टेज हो गई, लेकिन लेवल 0 से शुरू होती है तो 4 तक होती है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब देखिए जो लेवल 0 था, जिसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन, यानी चाक्षुषीकरण इसको कहा जाता है, विजुअलाइजेशन लेवल 0 के अंदर। देखो इसमें क्या काम करता है, इसमें बच्चा बड़ा छोटा होता है। ठीक है, इसमें बच्चा चीजों को सिर्फ जानते हैं या उनको देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। बेसिकली विजुअलाइजेशन मतलब देखकर अपने माइंड के अंदर कोई भी कंसेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो फिगर्स होती है, जो आकृतियां होती है, उनकी दिखावट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करता है। जैसे मान लीजिए बच्चा रोटी भी खाता है, बिस्किट भी खाता है, तो इनको देखकर क्या कहता है कि रोटी तो गोल होती है, जबकि उसको पता नहीं गोल जो है सर्कल को कहा जाता है। इसने कहा ये जो बिस्कुट है ये तो चकोर है, इसको पता नहीं बिस्कुट की शेप कैसी है, रेक्टेंगल है। तो बच्चों को इनके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन इनकी शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर देता है कि बिस्कुट ऐसा होता है, रोटी गोल होती है। ठीक, जो आपका लेवल 0 होता है। लेवल 0 के बाद जो आपका लेवल 1 होता है वो होता है आपका एनालिसिस, यानी विश्लेषण। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर जाता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब जो रोटी होगी बच्चा समझ जाएगा भाई रोटी तो सर्कल जैसी होती है, और जो बिस्कुट होता है वो रेक्टेंगल जैसा होता है। यानी बच्चा चीजों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है लेवल 1 के अंदर। ठीक, अब बच्चा और बड़ा हो गया, अब जब बच्चा और बड़ा हो गया तो लेवल 2 के अंदर आ जाएगा, यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है बच्चा, इसमें बच्चा जो फिगर्स होते हैं, जो आकृतियां होती है, उनमें रिलेशन, संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो संबंध बनाता है ना, वो उनकी सिमिलरिटी के बेस पर बनाता है, जो संबंध बनाता है। जैसे ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब बच्चा क्या सोचता है, यार रेक्टेंगल होता है, इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये बच्चों को चीज पता चल गई इससे पहले वाली स्टेज के अंदर। और स्क्वायर के अंदर इसकी सारी साइड इक्वल होती है, ये बच्चों को कंसेप्ट पता चल गया। अब बच्चा क्या काम कर रहा है, बच्चा रिलेशन बनाना स्टार्ट करेगा उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। कैसे, यार जो रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल से मैं स्क्वायर भी तो बना सकता हूँ, अगर इसकी साइड से मैं स्क्वायर बना दूं तो कैसा रहेगा। तो ये होता है आपका लेवल 2 के अंदर, जब बच्चा रिलेशन बनाना शुरू कर देता है जो फिगर्स होती है उनके बीच में। ठीक, और आपकी लेवल 3 होती है फॉर्मल, इनके ऊपर भी नजर डाल लो वरना कहेगी हमें नहीं बताया। ठीक है, इसमें बच्चा फिगर्स के फॉर्मूले ढूंढने लग जाता है। अब बच्चा और बड़ा हो गया तो फॉर्मूले ढूंढेगा, और उसके बाद बच्चा और बड़ा हो गया, वो हो जाएगा फिर रिगोर लेवल 4। ठीक है, इसमें अपने आप जो ज्यामितीय चिंतन होता है उसके अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाना शुरू कर देता है। बेसिकली बड़े बच्चों के लिए आ जाती है दोनों चीजें। ठीक, तो देखिए वेन हिले थ्योरी मैंने आपको समझा दी, बड़े आसान तरीके से समझा दी, और क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। तो बताओ मेरे हीरो जितने भी चीतो हो, बताओ इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। आवाज सही नहीं आ रही है, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या है। एक बार मैं आवाज को चेक करता हूँ, आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। एक बार मैं आवाज को चेक करता हूँ, आवाज सही नहीं आ रही है, एक बार मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ आवाज धीमी है, 1 सेकंड रुकिए, मैं चेक करता हूँ, 1 सेकंड रुकिए।
बताना फिर कैसे आई आवाज, ठीक है? बताना फिर कैसे आई आवाज, ठीक है? अब बताइए सही है ये? अब बताइए सही है ये? अब सही है ही ना? अब सही है ही ना? चलो अब मैं करूँ स्टार्ट। आवाज एक बार सही बताइए। पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे शायद आप जान के आवाज का बोल रहे हैं। नहीं, सही नहीं आ रही है। एक बार बताइए, आवाज का बताइए, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। सही है आवाज? चलो, सही है आवाज? चलो, चलिए चलता हूँ मैं, ठीक है? बहुत कट रहा है अभी भी, बहुत कट रहा है अभी भी। आवाज सही है? आवाज सही है? चलिए अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक बिल्कुल क्लियर बता दिया करो, ठीक है? इसमें मजाक मत क्या करो, बाकी बच्चों का नुकसान हो जाता है। इसमें मजाक मत क्या करो, बाकी बच्चों का नुकसान हो जाता है। हाँ, डबल वॉइस आ रही है, एक सेकंड रुको यार। डबल वॉइस आ रही है, एक सेकंड रुको यार। अब देखना एक बार सही है ये आवाज। अब देखना एक बार सही है ये आवाज। अब सही है ना? अब तो नहीं आ रही डबल डबल करके? अब तो नहीं आ रही डबल डबल करके? अब तो नहीं आ रही डबल डबल करके? डबल आ रही है अब? एक बार बताइए डबल आ रही है कैसे आ रही है? एक बार बताइए डबल आ रही है कैसे आ रही है? वही सही है, वही सही है। डबल ही आ रही है, एक सेकंड रुको यार, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बताओ, मजाक मत करो, बिल्कुल भी टाइम खराब हो जाएगा। एक सेकंड रुको। अब बताओ, अब सही है? अब बताओ, अब बताओ, सही है ना? सही है ना? चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? देखिए, अब वे नीले थ्योरी मैंने आपको समझा दी, आंसर आप लोग खुद दीजिए कि वे नीले के ज्यामितीय स्तर, जो ज्योमेट्रिक जो इन्होंने थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर फिगर्स को दिखावट के अकॉर्डिंग हम वर्णित करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कौन से लेवल पर होगा? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 0 पर होगा? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, विजुअलाइजेशन, ठीक है? चाक्षुषीकरण, जिसमें बच्चा चीजों को देखकर करता है, ठीक है? चीजों को देखकर जो इमेज होती है, फिगर्स होती है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, उनको वर्गीकृत करता है। आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका आंसर आप बताना आप लोग, ठीक? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष का है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर बात हो रही है सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों की बात हो रही है, वो किस में क्या होंगे? निपुण होंगे, वो आपको बताना है। देखिए आप लोग सामने ऑप्शन देख रहे होंगे, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। देखिए सभी ऑप्शन में प्रोपोर्शनल रीजनिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। तो प्रोपोर्शनल रीजनिंग आपकी प्राइमरी पर नहीं होती। आप लोग जब एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो प्राइमरी लेवल पर आपकी प्रोपोर्शनल रीजनिंग नहीं होती, ये आपकी अपर प्राइमरी पर होती है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी क्लास के लिए, ठीक है? तो ये देखिए देखते गलत हो गए। आंसर क्या बचेगा आपका? फोर्थ, सीरिएशन। बच्चों को बताओ सीरिएशन के हिसाब से बड़ा छोटा इस तरीके से ऊंचा नीचा क्लासिफिकेशन करो और रिवर्सिबिलिटी करो, ठीक है? कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो बताओ 4 में से 2 गए कितने हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप आ गई आपकी पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब देखिए पैटर्न से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसको, पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं अब बच्चों को एक पैटर्न दे दूं, मैंने बच्चों को कहा बेटा 2, 4, 6, 8, अब बताओ इसके अंदर क्या आएगा। अगर मैंने बच्चों से पूछा बेटा ये होता है आपका रेक्टेंगल, ये होता है आपका स्क्वायर, ये होता है रेक्टेंगल, ये होता है स्क्वायर,
अब बताओ इसका आगे क्या आएगा। तो मैंने बच्चों को एक पैटर्न दे दिया और फिर पूछा उनसे कि इसके अंदर क्या आएगा। तो बच्चा अंतर करेगा कि दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 8 के बाद 10 आ जाएगा। यार रेक्टेंगल स्क्वायर, तो अब अगला क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है पैटर्न होता है, ठीक है, ये पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या होता है, ये मेंटल एक्टिविटी से संबंधित होता है। पैटर्न जो होता है मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। उसके अलावा पैटर्न से क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे आप लोगों ने कंपटीशन वाली जो रीजनिंग पढ़ी होगी ना, तो रीजनिंग के अंदर आपको इस तरीके से दिया होता है, ठीक है। आपको कोई भी नंबर दे देगा जिसके अंदर एक सीक्वेंस सा बैठेगा और फिर आपसे पूछ लेगा इसके अंदर क्या आएगा, या फिर आपको दे देगा NBDC और फिर उसके बाद CA और फिर आपसे पूछ लेगा। तो ये क्रिएटिविटी बढ़ती है, रीजनिंग के लिए होता है। और इससे बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक है, तार्किक चिंतन बच्चे के अंदर आ जाता है पैटर्न से। अब देखिए पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न से संबंधित कौन सा क्वेश्चन है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए पैटर्न की पहचान करना और उनको पूरा करना। मैंने आपको पैटर्न बताया और फिर बताया उनकी पहचान करना, उनको पूरा करना। ये प्राइमरी लेवल पर गणित के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। देखो पैटर्न जब तक आप लोग बच्चों को नहीं बताओगे वो नहीं सीखेगा। तो देखिए अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे और फोर्थ वाला ऑप्शन देखोगे, यह स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा कि बेटा बता इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ रही है, वो बच्चा ज्यादा दिमाग दौड़ा रहा है अपना। और जो संख्या और संक्रियाएं होती है उनकी विशेषताओं को समझने में भी उनको सहायता मिलती है। कि आप देखो ये क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं और इनके बीच में दो दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। ये आपका पैटर्न वाला हो गया। अगला देखते हैं। एडमिट कार्ड आपके जल्दी आ जाएंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई आप लोग चालू रखिए, ठीक है। अगला देखिए, अब बात करते हैं द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप। देखो लर्निंग आउटकम्स जो सीखने के जो प्रतिफल होते हैं क्या होते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई लेसन दिया हुआ है, कोई भी पार्ट दिया हुआ है, कोई लेसन दिया हुआ है। तो मान लीजिए पानी का कोई लेसन है, जल के ऊपर कोई लेसन है, वाटर के ऊपर लेसन है। तो पहले जल के बारे में चीजें बताई जाती है लेसन के अंदर, लेकिन जब आप देखते हो ना लेसन खत्म हो जाता है तो बाद में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ पर्यायवाची दे देता है कि इन पर्यायवाची को भरिए, ठीक है, या फिर दे देता है कि जल के आप लोग और अनेक शब्द बताइए या इसका यूज बताइए। तो जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि जो हमने बच्चों को जो लेसन पढ़ाया है, जो हमने बच्चों को लर्निंग दी है, वो बच्चा उससे कितना सीखा है, बच्चों को कितनी समझ में आई है, उसको कितने लर्निंग आउटकम्स मिले हैं, ठीक है। यही होता है आपके लर्निंग आउटकम्स। तो आप लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या आंसर से हो जाएगा। वर्ष के अंत की परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऑप्शन तो देख के गलत कर देना। कैलकुलेशन के लिए बच्चों को शॉर्ट विधि बताए, नहीं, ये तो वैसे नेगेटिव बढ़ रहा है। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ऐसा काम हम थोड़ी करेंगे। मतलब हम जो सर्वेक्षण होंगे, ठीक है, जो भी सर्वे होंगे अपने बच्चों की उपलब्धि थोड़ी बढ़ाएंगे, ये काम रह गया। आंसर बचा आपका 4 कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, ठीक है। आप लोग समझ गए लर्निंग आउटकम्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग, कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब आप लोगों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसको देखिए। देखिए मैथ्स जो होता है, केवल ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए ना पेपर के अंदर, भाई मेरे कहने से इसको देख के गलत काट देना, बाकी मैं देख लूंगा आपके पेपर के, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। ये केवल वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। जो मैथ्स होता है सीखने के लिए कठिन विषय है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के लिए जरूर होगा कठिन विषय, एक हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन सभी के लिए हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। तो लड़कियों ध्यान से सुनना, मैं नहीं कह रहा है वाली बात, वरना मुझे जेंडर वाइज लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित आप लोग बता दोगे। स्टेटमेंट कह रहा है इस बात कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती है, ठीक है। आप लोग इससे एग्री करते हो, नहीं करते, ठीक है। अब क्या ऑप्शन बचा, हर कोई मैथ सीख सकता है, हर कोई, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किसी भी तरीके का हो, हर कोई मैथ्स को सीख सकता है, बस आप लोग सीखना नहीं चाहते। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए अगर आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, कुछ मानते हो अपने टीचर को, ठीक है, और अगर आपको जॉब चाहिए, मैं आपको अपने दिल से चीजें बताता हूँ, जो भी चीजें बताता हूँ, वरना मैं बताऊँ भी नहीं, ठीक है। फैमिली मानता हूँ तो उसी तरीके से बताता हूँ, जैसे अपने घर में या रिलेटिव को ट्रीट करता हूँ वैसे आपको करता हूँ। अगर आप लोग मैथ्स को नहीं सीखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो जॉब नहीं ले पाओगे। 100 में से कोई 1% बच्चा होगा जो जॉब ले पाएगा, ये एक कड़वी सच्चाई है। सीटेट पास करने के बाद, मान लो सीटेट आप लोग मरते गिरते पास हो गए, ठीक है, लुढ़कते हुए पास हो गए,
क्या सीटेट पास करने से जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सीटेट पास करने के बाद केवीएस के लिए जब आप लोग जाओगे वहां आपको मैथ्स आएगा। सुपर टेट के लिए आप लोग जाओगे मैथ्स आएगा। DSSS के लिए आप लोग जाओगे वहां पर आपको मैथ्स आएगा। इनफैक्ट आप लोग कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए वहां पर आपका मैथ्स आएगा। कुछ बोलते हैं कि सर मैं तो मैथ्स को छोड़ दूंगा, मैथ्स को छोड़ दूंगी, क्या उससे हमारा काम चल जाएगा? मैं सीधा कहता हूँ कि जॉब नहीं मिल पाएगी। आप लोग मेरी बात को समझिए और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करिए। अगर आपका मैथ्स वीक है इसको स्ट्रॉन्ग करिए अगर आपको जॉब लेनी है, वरना आगे बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं बार बार आप लोगों को अवेयर करता हूँ इन चीजों से ताकि ये लोग समझ जाए, ठीक है। और यहीं से लेवल अपना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, सीटेट से आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। और बाकी मैं तो आपकी तैयारी करा ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लास 3 में गुणन यानी जो मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें अनुमोदित मूल संकल्पना कौन सी होती है? बताओ कौन सी यूनिट होती है मैथ्स के अंदर? दोबारा साउंड प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, मुझे इसको कंप्लीट कराने दो। देखिए अब आपको दिया है जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो 2 डिजिट नंबर के साथ होती है, ठीक है, या 2 से अधिक के साथ होती है। देखते जाओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सीधा आंसर पर आप लोग इसके आइए। गुणन के गुणधर्म और क्रय गुण और समूह गुण होते हैं। मतलब कुल मिलाकर मल्टीप्लिकेशन के अंदर खाली गुणा करना नहीं होता, इसके अंदर आपकी सारी वैरायटी सारे गुण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब देखो मेरा ध्यान आप लोगों के कमेंट पर जाएगा ना, वो इसके ऊपर मैं सही से देख नहीं पाऊंगा क्वेश्चन को, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये कुछ टेक्निकल दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा, ठीक है। कल मैं कोशिश करूंगा ठीक करने की मैराथन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, गणित की जो टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास में यानी कि जो प्रैक्टिस टाइम होता है उसको समावेशित करने का उद्देश्य क्या होता है? जो प्रैक्टिस टाइम दिया होता है मैथ्स की टेक्स्ट बुक के अंदर, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए कि स्टूडेंट को आनंद और मस्ती प्रदान करना। बिल्कुल नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं हो सकता कि बच्चों को आनंद और मस्ती के लिए दी जाए, ठीक। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ऐसा भी नहीं। बच्चों से कैसे कह सकते हो कि आप डेली लाइफ में अपना चेंज करो, जब बड़े हो जाएंगे तब एक बार को कह भी सकते हो। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। देखिए यहाँ पर बात आ गई बच्चे को अपॉर्चुनिटी देने की, अवसर देने की बात आ गई कि जो बच्चों को जो अभ्यास समय दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को आपने एडिशन सिखा दिया, प्लस सिखा दिया, जोड़ के बारे में सिखा दिया, अब उसको आप लोग प्रैक्टिस कराओ, प्रैक्टिस के लिए टाइम दो आप लोग। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम इसलिए दे रहे हो कि जो आप उसको लर्निंग दे रहे हो, अधिगम कर रहे हो, उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर आप लोग दे सको। जितना ज्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटी आप लोग दोगे उतना ज्यादा बच्चा उन चीजों को जल्दी सीखेगा और लंबे टाइम तक उसको याद रखेगा। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। ऑप्शन आपको दिए हुए, ध्यान से देखना ऑप्शन। अभ्यास के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। देखो अगर ये वर्ड नहीं आता ना बहुत अधिक अवसर, तो आपका सही देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत आ गया ना तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लास 1 और 2 में केवल, ये फिर से आ गया केवल, अभी तो इसको उड़ाया था, दोबारा उड़ा दो इसको। देखते ही कहीं भी दिख जाए ना ऑप्शन में, देखते गलत काट दो। अगला है मैथ्स का अन्य सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज होता है, कला होती है, उनसे समाकलन किया जाना चाहिए, उनसे इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए। देखिए जब आप लोग लैंग्वेज पढ़ते हो, चाहे आपके पास हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी हो, तो वहां पर दिया जाता है आपका जो लैंग्वेज होती है ना, वो सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के सेंटर में होती है। जो भाषा होती है वो सभी सब्जेक्ट के सेंटर में इसको माना जाता है। अगर मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हो, क्या बिना लैंग्वेज का आप लोग पढ़ा लोगे? नहीं पढ़ा पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। तो जो मैथ्स होता है ना, वो जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको इंटीग्रेट करके आप लोग पढ़ाइए, ठीक। तो आंसर 3 से हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्लास 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो एरर्स होते हैं, मैंने आपको सीडीपी की मैराथन क्लास में आपको बताया था कि जो एरर्स होते हैं, गलतियां होती है, जो त्रुटियां होती है, एनसीएफ ने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा, टीचर को पता कैसे लगेगा कि बच्चे ने कहाँ गलती की है, और जहां बच्चे ने गलती की है फिर टीचर उसका समाधान करेगा, ठीक है, उसको सोल्व करेगा। तो इसलिए एरर जो है होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग अगर ऑप्शन देखोगे तो गलत होती है, गलत, ये तो आप लोग देखते काट दो। क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह बोध कराती है कि बच्चे मैथ्स के कंसेप्ट को किस प्रकार रचना करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। इसलिए हमेशा एरर्स को आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण मानना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप लोग जाकर देख लेना, नहीं देखी तो सीडीपी की महामैराथन क्लास मैंने डाली हुई है,
उसको देख लेना। ईवीएस की एनसीईआरटी महामैराथन क्लास डाली हुई है, उसको देख लेना। आज आपकी मैथ्स की पेडागोजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पर सीधा डाल लो आप लोग, सीटेट सीडीपी मैराथन क्लास है, सीटेट ईवीएस मैराथन क्लास, मैथ्स पेडागोजी मैराथन क्लास, साथ में मेरा नाम जरूर लिखते जाया करो, ठीक है। उससे आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी। इसके बाद आपकी कल आएगी आपकी पेडागोजी की सबसे बड़ी महामैराथन क्लास। और देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कल जो पेडागोजी की महामैराथन क्लास होगी, कल जो है कम से कम आप लोग 15,000 लाइव जरूर आना। इतनी बड़ी मैराथन क्लास में बनाऊंगा, पूरी पेडागोजी खत्म करा दूंगा। तो ये काम आपका है, इस चीज को शेयर करने का, अपने यार दोस्तों को बोलने का। तो कल का काम आपका है, ठीक 6 बजे आप लोग बता देना सभी को, ठीक। उसके बाद मैं आपके मैथ्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनकी मैराथन क्लास चलेगी, सोशल साइंस चलेगी और साइंस चलेगी, ठीक। तो सभी करा दूंगा आपके पेपर से पहले। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैथमेटिक्स पजल्स एट प्राइमरी लेवल हेल्प। जो मैथमेटिक्स के जो पजल होते हैं वो प्राइमरी लेवल पर हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? देखिए, आइडेंटिफाइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। बिल्कुल नहीं, पजल्स का यूज इसलिए नहीं किया जाता कि भाई जिसने पजल्स को सोल्व कर दिया ये ब्रिलियंट है और दूसरा पुअर है, नहीं। प्रोवाइडिंग फन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मनोरंजन प्रदान करना, नहीं। टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसका भी नहीं होगा। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी जो समस्या सुलझाने के जो स्किल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। इसलिए ही पजल्स का यूज किया जाता है प्राइमरी लेवल के अंदर। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। इसको आप लोग समझे? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपका कि मैथ्स में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? बताओ किसके द्वारा। आप देखो शुरुआत में भाई साहब देखने को मिलेगा, ये कितनी बार आज कटेगा या कितनी बार पिटेगा। देखिए इसको तो कर दो, देखते हैं गलत, ठीक। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। क्लास में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना। बिल्कुल सही बात है आपका भाई। क्या होना चाहिए? एक्टिविटीज का, एक्टिव एक्टिविटीज का आयोजन करनी चाहिए क्लासरूम में। चाहे बच्चों का मैथ्स पढ़ाओ, कोई भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ाओ, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। देखो भाई साहब दोबारा दिख गया, ठीक है, काट दो इसे गलत। केवल की तो रेल बना देना आप लोग अपने एग्जाम के अंदर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जी, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि प्राइमरी लेवल पर जो मैथ्स होता है उसकी जो टेक्स्ट बुक होती है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है वो आपको बतानी है। देखिए पढ़ते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक की होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। संकल्पना का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत आपका। जहां पर भी आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि हायर क्लास के लिए, व्यवसायिक क्लास के लिए, ग्रेड के लिए, उनसे रिलेट करके आपको देखने को मिलेगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखते गलत कर देना। अगला है जो कंसेप्ट होते हैं उनको जटिल से सरल में पढ़ाना चाहिए। नहीं, जटिल से सरल नहीं होता, सरल से जटिल में पढ़ाना चाहिए। मतलब पहले बच्चों को हमको सिंपल चीजें पढ़ानी चाहिए और सिंपल चीजें पढ़ाने के बाद फिर हमको उनको कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ानी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पहले क्या काम करता हूँ, पहले आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आसान चीजें समझाता हूँ जो आपको पता है, देन कॉम्प्लेक्स पर लेकर जाता हूँ, ठीक। उसके बाद जैसे न्यूमेरिकल आपकी वाली महामैराथन क्लास होगी तो उसमें न्यूमेरिकल के भी मैं आपको इसी तरीके से सारे करा दूंगा, ठीक। तो ये क्या है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कंसेप्ट को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक सीक्वेंस में आप लोग इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। क्या बचा? फोर्थ, कंसेप्ट को मूर्त से अमूर्त यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ाना चाहिए। मतलब बच्चों को पहले सबसे पहले मूर्त चीजें दिखानी चाहिए और फिर उसके बाद उसको अमूर्त कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए? इजी टू कॉम्प्लेक्स करना चाहिए, सरल से जटिल पढ़ाना चाहिए। ये आपकी क्या होनी चाहिए? गणित की जो टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, तभी वो फायदेमंद रहेगी बच्चे के लिए, ठीक, वरना फायदेमंद नहीं रहेगी। अगला देखते हैं। अगला आपको दिया हुआ है कि एनसीईआरटी की क्लास 4th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक के पाठों में कुछ इस तरीके के टाइटल है, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसे दिखती है। तो देखो ये जो चैप्टर दिए हुए हैं ये क्यों दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात भाई। जो डेली की जो लाइफ होती है, जो डेली का जो दैनिक जीवन होता है, N26 वाली बात को कहता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो भी बच्चों को आप क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर चीजें पढ़ा रहे हो उसको उसके डेली जीवन से रिलेट करके आप लोग पढ़ाइए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना महत्वपूर्ण आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है दैनिक जीवन। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मैथ्स की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मेन गोल क्या होना चाहिए मैथ्स की एजुकेशन का। आप लोग कहोगे सर हमारा मेन उद्देश्य है जॉब लेना, मैथ्स में अच्छा कर गए तो जॉब ले जाओगे। आपकी नहीं पूछी जा रही, यहाँ पर पूछी जा रही है बच्चों की जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं।
कि ज्यामितीय के प्रमेयों के और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करा, क्रिएटिव करना बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स को गणित समझाने में सहायता करना, सहायता तो कर रहे हैं, एक बार को रोक सकते हैं इसको। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना नहीं, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, जो उसकी बच्चे की एबिलिटीज होती है उनका विकास करना, ये होता है गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। देखिए जैसा आप लोग प्रैक्टिस करते हो, जिस बार आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन एग्जाम में जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे A B C D, तो उसके अंदर मान लीजिए आपने ये दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने टिक कर दिया, ये आपने टिक कर दिया। ठीक है, अपने माउस से आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देन उसके बाद आपको पता चला यार ऑप्शन तो 4th है, तो इसके ऊपर क्लिक ना करके आप लोग 4th वाला इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसको सबमिट कर देना। तो देखो इतना फायदा होगा आपको ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर, आपके कई नंबर बचेंगे। ठीक है, और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा तो बहुत बढ़िया आपका एग्जाम होगा। जो सॉफ्टवेयर पे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी, अभी भी जाके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ट्रस्ट में, आप लोग यकीन करिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका HOTS। HOTS की कभी कभी फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है, क्या होती है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो किसकी डिमांड करते हैं, किसकी मांग करते हैं? देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नॉलेज ऑफ सिंबल्स और डायग्राम्स की संकेत और चित्रों के ज्ञान नहीं, इसके नहीं करते। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव प्रयास और ज्ञान, बिल्कुल सही, दूसरा इसी करते हैं। दूसरा तथ्य नियम सूत्रों के ज्ञान, जहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाए ना रूल फैक्ट वगैरह। देखो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो आपका सीटेट का पेपर होगा कैसा होगा? अब आपका फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? आपको आपके अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉग्निटिव लेवल आपका चेक किया जाएगा। ठीक, तो आपका पेपर इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो HOTS का आप लोग समझिए, आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय, यानी जो फ्रैक्शन होता है उनका एडिशन पढ़ाते समय टीचर को नीचे एक गलती मिली, एक त्रुटि मिली। क्या मिली भाई? ये टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया था बच्चों को और उसने उसका आंसर निकाल कर दिया, ये मतलब एलसीएम का क्वेश्चन दिया था और बच्चे ने आंसर एलसीएम निकाल कर दिया ये, तो ये क्या हो गया? ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब देखिए, अब जब ये गलत हो गया तो इसमें टीचर को एक उपचारात्मक कार्य, एक रिमीडियल टीचिंग के कार्य के रूप में उससे पूछा है। तो रिमीडियल टीचिंग के रूप में क्या होनी चाहिए वो आपको बताना है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करे। बिल्कुल नहीं, अगर प्रत्येक की मतलब एक एक करके उसको समझना, फ्रैक्शन में समझने की करेगा तो नहीं समझ पाएगा। अगला है एलसीएम के कंसेप्ट को समझने में बच्चे की सहायता करे। बिल्कुल सही, यही हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों को एलसीएम का कंसेप्ट नहीं आता, यहाँ पर उसने सीधा इसको प्लस कर दिया। हम उसको बताएंगे एलसीएम का कि बेटा इसके नीचे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 5 नहीं आएगा, नीचे 6 आएगा। तो एलसीएम के कंसेप्ट को बच्चों को हमको समझाना है। ठीक, बच्चे से कहे कि वह ज्यादा से ज्यादा प्रयास करे। जब बच्चा गलती करेगा तो प्रयास तो फिर गलती करेगा। ठीक, इसमें अधिक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर तो करना चाहिए वरना बच्चा कैसे सीखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सेकंड आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको समझे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, संकल्पना मानचित्र। ठीक है, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है वो हमको देखना। भाई आपके माइंड में कोई भी कंसेप्ट आया, ठीक है, तो कंसेप्ट जो मैप होता है आपके माइंड के अंदर उससे संबंधित कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। ऑप्शन आपको दिए हुए, जो कंसेप्ट मैप होता है नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है, आपके माइंड में पहले से चीजें स्टोर रहती है, जो पहले से चीजें स्टोर रहती है, नई चीज आती है, जो नया शिक्षण होता है उससे जोड़ने में हेल्प करता है। तो पहला तो क्या है? सही होता है, हमको तो गलत देखना है ना। जो कंसेप्ट मैप होता है अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, ये भी सही बात है। कंसेप्ट मैप केवल, देखो भाई साहब ने पूरा ही सोल्व कर दिया, जहां पर भी आपको केवल देखने को मिल जाएगा ना तो समझ जाना आपका गलत है, देखते इसको आप लोग गलत कर देना। ठीक है, आगे कंसेप्ट मैप जो होता है वो नेचर में पदानुक्रमित होता है, ये भी ठीक है भाई हमारे प्रकृति में। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक्स, कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करने का स्किल होती है। देखो कौन सा होती है, मान लीजिए मैथ्स का मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या स्किल होनी चाहिए, देखते हैं। पहला मेमोराइज करना, कंठस्थ करना, मैंने क्या बताया था, ये तो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव होता है, देखते गलत कर देना, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ट्राई करना, चित्रांकन करना, कंठस्थ, ये दो बार आ गया क्या,
इसको दोबारा गलत काटो मेमोराइज करने को। आगे देखते हैं, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना तो कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, रट लेना, ये भी मेमोराइज गलत हो गया। सीधा आंसर क्या बचा? 4 रीजनिंग, मतलब मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपको दिया उसके ऊपर रीजनिंग करो, विवेचन करो, तर्क लगाओ अपने, ठीक है। उसके अलावा वेरिएबल का यूज करो, एक नए पैटर्न का आप लोग यूज, देखो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण टाइप्स थी ना जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपकी मैथ्स पेडागोजी में पूछी जाती है, लगभग मैंने आपकी करा दी। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है जितना भी हो सके। तो प्रैक्टिस आप लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर करिए, या जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए उनके ऊपर भी उनकी प्रैक्टिस आप लोग करिए। उनके अलावा मैथ्स कर लो, वो आपके लिए काफी रहेंगे आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। बड़ी आसान ट्रिक से सब चीज मैंने उसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राइमरी लेवल पर मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक होती है उनकी कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होती है? बताओ, जो प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों की जो टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, वो कैसी होनी चाहिए? बताओ भाई, कैसी होनी चाहिए? उसमें कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि जो भी कंसेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हो, मान लीजिए प्लस का बता रहे हो, तो उसके जो इंट्रोडक्शन है वो संदर्भों द्वारा होने चाहिए, मतलब बच्चों से रिलेट करके होना चाहिए, ठीक। तो पहले से देखो, दूसरे में केवल भाई साहब आ गए, कितनी बार पिटेंगे आज ये, इसको गलत काटो। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, इससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा टेक्स्ट बुक के ऊपर। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, इससे भी मैटर नहीं पड़ेगा। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए क्या जरूरी होता है? बेसिकली क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, बताओ एक अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए क्या जरूरी होता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड, सभी उदाहरणों को समझना, बिल्कुल सही बात है भाई। उनको लागू करना, ये भी सही बात है। और उनमें संबंध बनाना, उनमें रिलेशन बनाना, बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको समझिए, लागू करिए और आपस में रिलेट करके पढ़ाइए। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बाकी के ऊपर नजर डाल लो। सवालों के उत्तर देखने की तकनीक में निपुणता, बिल्कुल नहीं। अधिकतर सूत्रों को याद करना, मेमोराइज करने की बात आ जाएगी, आपका नेगेटिव है, देखते गलत काट दो। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ऐसी गलती हमें नहीं करनी, आराम से सोल्व करना है। आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग समझ गए।